हिमांशु खरे एक बहुमुखी व्यवसायी हैं जो मिनरल प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, फूड, वर्मी कंपोस्ट और रॉक सॉल्ट जैसे बिजनेसेस में सक्रिय हैं। वे मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट हैं और कई समितियों के सदस्य भी हैं। उन्होंने जबलपुर में वायु सेवा के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे शहर मुंबई और बेंगलोर से फिर से जुड़ा। वे सेमीकंडक्टर इकाई की स्थापना की मांग कर रहे हैं और व्यापार, रोजगार और वायु सेवा सुधार में योगदान दे रहे हैं, जिससे मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास को नई दिशा मिली है। इंसान को अपने अंदर ये सवाल आना चाहिए कि आपकी पहचान क्या है। आप मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं जी। व्हाट इज़ योर जॉब देयर, व्हाट डू यू डू? जबलपुर में एम्प्लॉयमेंट बढ़े तो बढ़े कैसे? हर बार कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करने की इच्छा रखते थे हम लोग। पहले के समय में चैलेंजेस होते थे कि हम रिसोर्सेज में बहुत कमज़ोर होते थे। उन्होंने भी सेमीकंडक्टर्स के लिए सिंगापुर में भी बात की है, तो जबलपुर में भी मध्य प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर की चिप निर्माण का उद्योग लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लोग बताते हैं कि हम इंदौर से भी 20-25 साल पीछे हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। बड़ा दुख लगता है कि हम एक शहर से फ्लाइट तक नहीं दे पा रहे हैं। ये इसका सिर्फ मात्र एक दोष है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। क्यों निवेश गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जाता है और क्यों उद्यमी उन स्टेट्स में जाने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी एक क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है। इसका ये बहुत मेन जो रीज़न है वो यही है कि हम अपने मार्केटिंग का अभाव है हमारे यहाँ, कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जिसको कभी भी उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया। निवेश आकर्षित करना चैलेंज 5 साल में रहेगा कि शहर का एक बहुत बड़ा वातावरण बदल सकूं। इसके लिए 5 साल बहुत ज़्यादा समय नहीं है। शुद्ध लोकल टाइम टू टाइम आपके लिए बहुत सारे गेस्ट लेके आता है। आज हमारे बीच में एक मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी हैं जो आपको कई जगह देखते हैं। पॉलिसी मेकिंग में देखते हैं, बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स में देखते हैं, बिजनेस हाउसेज में देखते हैं, सोशल वर्क में देखते हैं। इनका नाम है श्री हिमांशु खरे। हिमांशु जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हिमांशु जी आपसे ये है कि आप कभी व्यापारी संगठन के नेता दिखते हैं, कभी आप किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में देखते हैं, आपकी एक्चुअल पहचान क्या है? शायद ये सवाल आपने जो किया, सर्वप्रथम मैं शुद्ध लोकल में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। ये शायद हर इंसान को अपने अंदर ये सवाल आना चाहिए कि आपकी पहचान क्या है। मेरी पहचान मैं जो सोचता हूँ कि वही रहे कि मैं एक अच्छा नागरिक रहूँ और अपने क्षमता से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूँ, अपने समाज को कुछ रिटर्न कर सकूं जो समाज ने इतना दिया है। समाज निर्माण और देश निर्माण में अपना योगदान दे सकूं। सिर्फ इतनी ही चाहत है और इतनी ही इच्छा है और शायद वही एक पहचान है। जो आप कह रहे हैं कि कई मंचों पे दिखते हैं, करते हैं, तो अंदर की एक आग जो है, एक तड़प है कुछ करने की या अपने लोगों के लिए करने के लिए, अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए करने की, वो प्रेरित करती रहती है कि कुछ न कुछ नया, कुछ न कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट हम लोग करते रहें। 25 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ आपको। आप तब से करियर मेला करते थे जी, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बहुत सारे आपने आयोजन किए हैं जी। फिर अभी आप मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं जी। सबसे पहले ये बताइए, जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपका रोल क्या था, करते क्या थे आप? हम लोग का देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो भारत में है, जितने भी प्रदेशों में है, चाहे प्रादेशिक स्तर का हो, राष्ट्रीय स्तर का हो या स्थानीय स्तर का हो, एकमात्र उद्देश्य होता है कि बिजनेस कम्युनिटी के हित के लिए कार्य करना और आर्थिक विकास उस क्षेत्र का, हमारा जो क्षेत्राधिकार है उसका आर्थिक विकास के प्रति एक जवाबदेही के साथ में अपने कार्यों को अंजाम देना। हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक मात्र उद्देश्य होता है। जबलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एक नई संस्था बनाई गई और इसमें बहुत सारे यंग लोगों ने आगे बढ़कर अपना योगदान दिया और जबलपुर में व्यापार मेलों के जनक भी हमारी संस्था ही कहलाती है। और ट्रेड फेयर्स, व्यापार मेले, जैसे आपने करियर मेले का जिक्र किया, हर बार कुछ नया, कुछ इनोवेटिव करने की इच्छा रखते थे हम लोग और साथ ही साथ कोशिश ये रहती है कि हर सेक्टर का, आपने अगर कहा एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल या ज्वेलरी, गारमेंट, टेक्सटाइल, अलग क्षेत्रों में उनके उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए टाइम एंड अगेन कार्यक्रम करना,
सेमिनार्स करना, वर्कशॉप्स करना, बड़े बड़े मंचों पे साइंटिस्टों को बुलाना, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना, फिर उत्पादों को एक स्थानीय मंच देना। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हम क्या बनाते हैं जी, बेच पाते हैं क्या उतने अच्छे से जी, या लोग हमारे उत्पादों को पसंद किस तरह से करें। तो ये जो एक एग्जीबिशन, प्रेजेंटेशन, शोकेसिंग अलग अलग लोगों को, तो कितना इसमें मतलब हाउ इजी और डिफिकल्ट वाज इट टू ऑर्गेनाइज ये सारे मेले, और कितना आपको इसमें कितना सहयोग मिलता था? बहुत आपने भी बहुत समय कई ऐसे, मैं भी रहा हूँ आप लोगों के साथ, आपने बहुत क्लोजली वॉच किया है। ये जब शुरू हुआ तब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होता नहीं था जी, फैक्स का ज़माना होता था, कंप्यूटर ईमेल्स का बहुत समय होता नहीं था, मोबाइल भी उस वक्त नहीं आया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक कार्यक्रम को करने में कितना सारा इनपुट लगता था, फिजिकल लेबर बहुत बढ़ जाती थी। चिट्ठी भेजना, खबर भेजना, बुलाना, स्पॉन्सरशिप ढूंढना, वेन्यू करना जी। जी। अब तो ये हो गया है कि आप एक दो क्लिक ऑफ द बटन में आप प्लग एंड प्ले में सब काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो वो समय से लेके ट्रांजिशन जो हुआ है इतने वर्षों में जी, अब थिंग्स हैव बिकम वेरी इजी बट मोर चैलेंजिंग। पहले के समय में चैलेंजेस होते थे कि हम रिसोर्सेज में बहुत कमजोर होते थे जी, और तब भी सपने बहुत बड़े थे, ख्वाब बहुत बड़े थे। आज के समय में भी ख्वाब और भी बढ़ गए हैं, लेकिन उनके लिए हमको हमारे रिसोर्सेज भी बहुत हैं जी, लेकिन चैलेंजेस भी उतनी तरह से बढ़े हुए हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपको अपने कम्युनिटी के लिए, अपने बिजनेस कम्युनिटी के लिए, अपने शहर के लिए अगर आगे लेके जाना है सबको एक साथ, तो आपको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को काउंट करना पड़ता है जिसमें कि आप कमज़ोर हो, उनको इम्प्रूव करने की आवश्यकता होती है। तो ये इवेंट से ओवरऑल सभी का एक तरह से लाभ हुआ, सभी को इससे फ़ायदे पहुँचे, और जो लोग हैंड होल्डिंग का ये इवेंट्स बहुत अच्छा काम करते थे, जो कमज़ोर तबके के लोग थे उनकी हैंड होल्डिंग की गई। आज देख के बहुत प्रसन्नता होती है कि उनमें से कुछ लोग कहीं बहुत आगे बढ़े। हाँ, जैसे लोग प्रधानमंत्री रोजगार योजना में 1,00,000-2 लाख रुपए का ऋण लेकर, उस 1,00,000-2 लाख में सच में कुछ नहीं होता, लेकिन 1,00,000-2 लाख का ऋण लेकर आज वो एक कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई बड़ी दुकान खोलता है, और उनकी प्रेरणा भी हम लोग के ही ऐसे आयोजनों से मिलती है जब, तो देख के कहीं ना कहीं एक संतुष्टि की भावना जरूर आती है। इन 25 सालों में आपने कई अचीवमेंट्स देखे होंगे, कुछ फेलियर्स भी देखे होंगे जी। सबसे पहले अचीवमेंट्स बताइए जो इन रोजगार मिलों से और जो करियर मिला और इस तरह के एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर वगैरह जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किए हैं, सक्सेस स्टोरीज इन जबलपुर आपने तो बहुत विटनेस किया होंगे जी, तो कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसे स्वरोजगार की अलग जगाना एक बहुत बड़ा काम है। एक युवा आज, पहले 25 साल जैसे आपने कहा, उस वक्त एक युवा को नौकरी ही अल्टीमेटली उसका एक मार्ग होता था कि उसको एक अच्छी जॉब मिल जाए पढ़ लिख कर। करेक्ट। और हम लोग ये तब विजन हम लोग की थी कि देश में एक समय ऐसा आएगा, आबादी का दबाव बोलिए या मशीनों की बात बोलिए या टेक्नोलॉजी की बात बोलिए, तो बहुत कुछ ऑटो मोड में होगा और वर्कर्स की जरूरत शायद धीरे धीरे कम पड़ेगी जी। तो हम लोगों ने तभी ये सोचा कि स्वरोजगार से अच्छा एकमात्र साधन जो है कि हम वो उसको प्रमोट करें, प्रोपगेट करें। तो स्वरोजगार की भावना को आगे बढ़ाते हुए इस तरह के इवेंट्स हुए, और जिसमें जो बड़ा उद्योग था उसको जब अच्छे ऑर्डर्स मिले या उसकी नेटवर्किंग इंप्रूव हुई इंडिया में अलग अलग प्रदेशों में, तो वो जब पलट के हम लोग के पास आते हैं, लौट के आते हैं कि साहब हमको आपके इवेंट से आज इतने ऑर्डर्स मिले हैं, या हमारे माल का आज प्रमोशन या उसका प्रसिद्धि या उसका एक प्रचार प्रसार बहुत जगह हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो एक अचीवमेंट है। फिर जो गृह उद्योग हैं, जो बहुत सारे छोटे छोटे कमरों में एक महिला या एक कुछ लोग ऐसे समाज के बहुत कमजोर तबके के लोग अपने उद्योग चलाते हैं, तो उन लोगों को भी निःशुल्क तौर पे हम लोगों ने बहुत ऐसे मंच बहुत हैंड होल्डिंग करी है, बहुत गाइडेंस किया है जी, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिलवाया, बैंक्स को मोबिलाइज किया कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करें, उनको मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म दिए। और ये जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में आइडिया नहीं है, तो उनको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कराना, ये भी हमारा एक काम का हिस्सा है। गारमेंट इंडस्ट्री जबलपुर में जो आज हमारे शहर की पहचान पूरे भारत में राष्ट्रीय मानचित्र पर हो रही है गारमेंट में, तो गारमेंट भी हमारे ही इवेंट और हमारे ही चैम्बर्स के प्रयासों का नतीजा है कि आज गारमेंट इंडस्ट्री की पहली बार
जब हम लोगों ने बात की तब ये लोग सोचते नहीं थे कि गारमेंट क्लस्टर या गारमेंट कॉम्प्लेक्स होता क्या है। लेकिन ये बात 1998 में जब हुई पहली बार, गारमेंट क्लस्टर 1998 में तब ये बात हुई जी। तो उसमें रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए तब गारमेंट क्लस्टर की मांग उठी थी 1998 में। आज वो हमारे शहर में स्थापित हो चुका है और करीबन 500 से 600 उद्योग इसमें कार्यरत हैं। 1.5 लाख लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं एक आपके लिए एक अचीवमेंट है, आपको संबल देता कि आप और भी कुछ भविष्य में इस तरह के कार्य कर सके। और क्या क्या आपने, एक तो गारमेंट क्लस्टर, व्हाट एल्स? गारमेंट, एक मिठाई क्लस्टर की बात हो रही थी, नमकीन मिष्ठान क्लस्टर, फैब्रिकेशन स्टील क्लस्टर, स्टार्टअप क्लस्टर और अभ्यास पुस्तिका निर्माण क्लस्टर, इस तरह के कई क्लस्टरों पे हम लोगों ने बहुत करीबन 14-15 साल पहले से फोकस किया जी। कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ की अभी बढ़ने की संभावना है लेकिन उनकी वो गति नहीं आ रही है। लेकिन समय परिवर्तनशील है, बहुत सारी चीज़ें इस बीच में नए ज़माने के हिसाब से आती रहती हैं। अब हम लोग ने इस पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर को एक फोकस किया है जी। ये हमारे इस महाकौशल का एक यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट फोकस सेक्टर है, एग्रेरियन बेल्ट होने, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग का। देन आईटी पार्क भी हम लोग के ही समय की पहचान, अपने अचीवमेंट का तो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था कि आईटी पार्क भी हम लोग के प्रयासों की देन है। अच्छा। जब यहाँ पे आईटी पार्क बनाया गया तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर, जबलपुर और भोपाल की बात हुई थी। तो जबलपुर में बना, आज वो हमारे शहर को एक बहुत राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला रहा है। बिल्कुल आईटी पार्क, बिल्कुल। तो आईटी पार्क हो गया, गारमेंट, ये वो सेक्टर्स हैं जो आज स्थापित हो चुके हैं जी, जो पाइपलाइन में हैं, जिनको अभी आगे बढ़ना है। जैसे कई सेक्टर्स जिसमें जो रास्ते में है उनको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं और निकट भविष्य में वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि जब हम लोग शायद एक और मेगा फूड पार्क या कोई फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर अपने शहर में देखेंगे। इसका ये प्रोसेस क्या होता है? हाउ आर यू एबल टू गेट टू दिस टारगेट? आप लोग कैसे, ये व्हाट इज द प्रोसेस? बहुत सिंपल है ये। जैसे एक शहर की फिजिकल फीचर्स होते हैं, हर शहर के होते हैं, टोपोग्राफी होती है। वैसे ही बिजनेस के भी फीचर्स, बिजनेस के भी टोपोग्राफी होती है, उसके फीचर्स होते हैं। तो जिस शहर में पोटेंशियल दिख रहा है, जैसे आप जबलपुर में देखें तो आज यहाँ पे स्टील फैब्रिकेशन बहुत बड़ा एक सेक्टर है। अच्छा। हमारे यहाँ कूलर्स बनते हैं, अलमीरा बनती है, पलंग बनते हैं और स्टील पे बहुत काम हो रहा है। तो स्टील फैब्रिकेशन को भी एक यूनाइट करके ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो हम लोग बात करते हैं तो मिष्ठान और नमकीन की, तो आज मिष्ठान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी चीज होती है खोए की अवेलेबिलिटी। अगर खोआ उनको शुद्ध मिलेगा तो वो फिर कम्पीट कर सकते हैं, अच्छे काम कर सकते हैं, नए नए डिशेस बना सकते हैं। तो नमकीन या मिष्ठान क्लस्टर की बात और उठी। इसी तरह से जो हम लोग एनालिसिस जो करते हैं वो ये देखना पड़ता है कि हमारा विजन आने वाले 5, 10, 15 साल बाद का क्या होगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्टेड ये सारे क्लस्टर्स हैं। हाँ, और स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें अंश होता है, योगदान होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एक स्टेक होल्डर्स, इन तीनों के प्रयासों से। और ये पीपीपी मॉडल होता है या इंटायरली गवर्नमेंट मॉडल होता है? नहीं, पीपीपी मॉडल नहीं होता है, ये एसपीवी मॉडल होता है। और क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ये की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है अलग अलग तरह की। ठीक है। एमएसएमई के लिए अलग होती है, लार्ज स्केल के लिए अलग होती है जी। तो यहाँ पे ये कमोवेश जितने भी इंडस्ट्री आई हैं सब एमएसएमई ओरिएंटेड ही हैं। ओके। तो 90% अप टू 90% इनका जो योगदान होता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें वहन करता है। तो ये जिन शहरों में क्लस्टर्स बन रहे हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर देश के उद्योग की रीढ़ है और ये करीब 45% के आसपास लोगों के एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एमएसएमई सेक्टर। करेक्ट। तो इसको पुश करना, इसको प्रमोट करना हम लोग की आवश्यकता सबकी है। तो हमारे शहर में चूंकि वृहद उद्योग नहीं है, कोई बड़े उद्योग नहीं है, तो लेकिन दरकार जरूर है कि बड़े उद्योग आए, बहुत ज्यादा जरूरत है जी। तो कोशिश है कि एटलीस्ट हम एमएसएमई सेक्टर को जितना आगे ले जा सकते हैं वो लेके जाएं और इसको स्थापित करें, और पैरेलली कोशिश भी जारी रहती है कि बड़े उद्योग आए। अब जैसे हम लोग अभी रिसेंटली प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि हमारे शहर में भी चूंकि आईटी इंडस्ट्री है, ट्रिपल आईटी डीएम है,
BSNL की टेलीकॉम 2 फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे अभी काम रुका हुआ है, काम बंद हो गया है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारे शहर में, चूंकि अब सेमीकंडक्टर इज अ बज़वर्ड और पूरे देश में सब तरफ, चाइना के बाद में लोग ताइवान के बाद में लोग इंडिया तरफ पहुंच रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी अभी होके आए अलग अलग देशों में, उन्होंने भी सेमीकंडक्टर्स के लिए सिंगापुर में भी बात की है। तो जबलपुर में भी मध्य प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का उद्योग लाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये हम लोग जानते हैं कि चैलेंज बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें बहुत ह्यूज कैपिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा, ट्रेन मैन पावर चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, पॉलिसी उस हिसाब से। जी हाँ, लेकिन पॉलिसी की आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे उठाई है। मध्य प्रदेश की औद्योगिक निवेश नीति जो है वो संभवतः भारत की बेस्ट औद्योगिक निवेश नीति है। वो कैसे? आज मध्य प्रदेश में जैसे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो स्कीम्स है हमारी, चाहे हमारे मध्य प्रदेश शासन की उद्यम क्रांति योजना हो या इन्वेस्टमेंट की जो निवेश नीति 2016 की हो, अमेंडेड इन 2019, इनमें हम लोग देख रहे हैं कि उद्योगों को अप टू 40% की सब्सिडी मिलती है, और उसके बाद में अगर वो फूड प्रोसेसिंग में जा रहा है तो सब्सिडी का नेचर 50 से 60% भी पहुंचता है। अब आप ये इससे कल्पना करें, अंदाज करें कि अगर हम एक 100 करोड़ का एक उद्योग लगाते हैं तो हमको 40 करोड़ 4 बार के फेज में एक मध्य प्रदेश शासन स्ट्रेट अवे दे रहा है। और यदि हम फोकस सेक्टर में जाते हैं तो हम 50% तक गवर्नमेंट सपोर्ट से काम कर रहे हैं। मतलब 10-10 करोड़ रुपए के 4 ट्रेंचेस, अगर 40% के हिसाब से बात करें, फॉर एग्जांपल इस तरह से हो रहा है। और फूड प्रोसेसर में इट गोज अप टू 60%। तो ये इतना ल्यूक्रेटिव ऑफर शायद भारत में किसी प्रदेश के पास नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में तो मुझे पता है कि ऐसा हो रहा है कि सब्सिडी बहुत अच्छी है जी। चिप इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग के हिसाब से आप जो बता रहे हैं, दर्शकों आपको ये समझना चाहिए कि चिप इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। जो पेट्रोल और डीजल आज से 30-40 साल पहले गल्फ कंट्रीज के लिए था और जिससे वो बड़े रईस बने हैं, आज की डेट में जो चिप में नहीं है वो सर्वाइव करना उसके लिए बहुत बहुत मुश्किल है। आप चिप की बात कर रहे थे, मैं थोड़ा इस पर और समझना चाह रहा हूँ। अगर ये पॉसिबिलिटी जबलपुर में हो पाई तो इट विल बी अ ग्रेट एडवांटेज फॉर जबलपुर। जी, अभी ये एक जब ये विषय हम लोगों ने इसको उठाया है तो कुछ इम्पॉर्टेंट की होल्डर्स, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बातचीत हम लोग की स्टार्ट हुई है। ये हम लोग भली भांति जानते हैं कि इसको बिना बहुत मजबूत राजनीतिक सपोर्ट, बहुत बड़े लेवल पे काम करना, जी हाँ, बहुत बड़े सपोर्ट के बिना, चाहे वो हमारे मध्य प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हो या भारत शासन के हमारे प्रधानमंत्री जी हो या मंत्री हो, जब तक उनका इनिशिएटिव नहीं होगा तब तक ये लाना शायद संभव नहीं होगा। क्योंकि इस प्रतिस्पर्धा के युग में हर प्रदेश चाह रहा है कि इस तरह के चिप इंडस्ट्री उनके स्टेट में आए, और सभी ओपन हैंडेडली उनका वेलकम कर रहे हैं, अच्छे ऑफर्स दे रहे हैं। तो आज तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, आज ही के न्यूज़ में, जी, उत्तर प्रदेश में आपने 30 एकड़ उन्होंने अलॉट की है जी। तो अब जब यूपी में 3 इंडस्ट्री इस तरह के आने की बात कर रहे हैं, गुजरात में 2 आ चुकी हैं जी, तो मध्य प्रदेश में भी आ सकती है। और हमारे जबलपुर उसके लिए बेस्ट सूटेड है। IT पार्क, जी हाँ, IT पार्क है, IITDM है, और हमारा सेंटर ऑफ इंडिया है। मैन पावर का बोलिए या बाहर से हमारे निवेशकों के आने के लिए बोले तो सुलभता है। लैंड बहुत सस्ती है हमारे पास में। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं कि एयर कनेक्टिविटी और इम्प्रूव हो, क्योंकि एयर कनेक्टिविटी शायद बैकबोन है आज बड़े निवेशकों के हिसाब से। उसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता जी। तो समय के अभाव की जब बात होती है तो एयर कनेक्टिविटी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उस शहर के लिए होती है। लेकिन नागपुर भोपाल के नज़दीक होने से इसका भी हमको एक मल्टी डायमेंशनल फायदे प्राप्त होंगे। तो कोशिश ये है कि ये चिप इंडस्ट्री का सपना बहुत बड़ा देखा है। देखें अब ये देखा जाएगा कितने वर्ष लगेंगे इसको आने में, लेकिन ये है कि प्रयास अगर किया जाए सामूहिक तौर पे और दलगत राजनीति से उठकर सभी को मिलकर, जबलपुर एक, आप देखिए कि हमारे शहर में 3 सांसद हैं, 2 राज्यसभा के सांसद है, लोकसभा के सांसद है। कहाँ ऐसे इस तरह के बहुत कम लोग शहर होते होंगे। जब 3 सांसद हैं यानी 3 आवाज हैं, 3 आवाज है, 3 शक्तियां हैं, 3 लोग जो काम कर रहे हैं। तो ऐसे त्रिमूर्ति को अगर हम लोग सपोर्ट उनके लिए और प्रयास करें तो ऐसा कुछ नहीं है जो असंभव हो, सब कुछ संभव हो सकता है जी। तो ये एक सोच है, परिकल्पना है इसको इस तरह से साकार करने की। एक एरिया में और मैंने आपको देखा है कि बड़े एक्टिवली परस्यू कर रहे हैं, जबलपुर में फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़े, जबलपुर में और लोग आ सकें,
उसमें क्या देख रहा हूँ, वेयर इज द प्रॉब्लम देयर? सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। और हम लोग ने जब ये वायु सेवा संघर्ष समिति में 3 महीने आंदोलन किया, तो हम लोग के आंदोलन का मात्र सिर्फ एक मांग थी कि जबलपुर को पुराने व्यवस्था से ही जैसे रखा जाए, यथावत किया जाए। एक समय पे हमारे शहर को अहमदाबाद, कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, यहाँ से फ्लाइट कनेक्टेड हम लोग थे। लेकिन धीरे धीरे करते हुए अन्य कारण, बहुत सारे कारण थे, कुछ फ्लाइट कंपनीज के इश्यूज थे, कहीं राजनीतिक दबाव की बात हुई, तो एक एक करके हमारे यहाँ से सारी फ्लाइट से चली जी। तो अब इस संघर्ष का प्रतिफल ये हुआ कि बॉम्बे की एक फ्लाइट प्राप्त हुई और 1 सितंबर से बेंगलुरु की फ्लाइट प्राप्त हुई। पुणे की भी चल रही थी, पुणे की मांग है, अभी पुणे की फ्लाइट थी लेकिन वो डिसकंटिन्यू हुई। तो ये आंदोलन 3 महीने चला, बहुत लोगों ने व्यापक समर्थन दिया और अब प्रयास हम लोग का ये है कि शायद अगले महीने अक्टूबर में ये सुनने में आ सकता है कि दिल्ली की एक फ्लाइट और पुणे की एक फ्लाइट से हम लोग कनेक्ट हो जाएं। और क्योंकि आप बेंगलोर की तो भी चालू हुई, बेंगलोर की चालू हो गई है। ये आप देख रहे हैं कि जबलपुर में पलायन बहुत ज़्यादा है युवाओं का। आज वो पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, तो बड़ा सुनने में बड़ा अजीब सा एक शब्द लगता है कि जबलपुर रिटायर्ड लोगों का शहर हो गया। 20 साल से ये फिनोमेनन, 25 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जिनको जॉब एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में आउट ऑफ जबलपुर जाना पड़ा, पेरेंट्स को छोड़ना पड़ा, पेरेंट्स भी परेशान हुए, हम लोग भी परेशान हुए, इवेंचुअली लौट के वापस आए। और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग और भी होंगे, और आज भी यही हो रहा है। आज जबलपुर में एम्प्लॉयमेंट पर पर्याप्त एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है नहीं, है ना जी। तो इसके लिए आप देखिए, शायद शिक्षा की व्यवस्था, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का ना होना, इंडस्ट्री की कमी जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो सके, और अगर ये पलायन हो रहा है तो कम से कम ये तो हो कि जिन शहरों में सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ के गए हैं, वो बेंगलोर भी है, वो पुणे भी है, तो इन शहरों से हम कनेक्टेड तो हों। आज पुणे की मात्र डायरेक्ट ट्रेन हफ्ते में 1 दिन होती है। आप बेंगलोर जाना सोचोगे तो 36 घंटे का सफर होता है। फ्लाइट्स आपकी नागपुर जाए, वहां से आप कैच करें, तो ये इतने हर्डल्स हैं, पेनफुल प्रोसेस, बहुत पेनफुल है। कई ऐसे अशोभनीय और बड़े नकारात्मक चीज़ें हुई हैं इस बीच में, लोगों के साथ में, जब उन्होंने बाहर जाके फ्लाइट कनेक्ट करने की कोशिश की, जो कि बड़ा दुख लगता है कि हम एक शहर से फ्लाइट तक नहीं दे पा रहे हैं। ये इसका सिर्फ मात्र एक दोष है, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। मिलना, लोगों से ज्ञापन देना, ये कार्य का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, पर ज्ञापन देने के बाद ज्ञापन करता भूल जाए और ज्ञापन लेने वाला यदि भूल जाए, तो वो सबसे बड़ा दोषी हमारे शहर के विकास के लिए सबसे बड़ा रोड़ा वो है। तो ये मानसिकता को परिवर्तित करने की जरूरत है। आज क्या हमारे जनप्रतिनिधि फ्लाइट्स पर नहीं चलते या चलना पसंद नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, सब चलते हैं, बिल्कुल तो वो भी वो तकलीफों से गुजर रहे हैं, तो उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर हम फ्लाइट कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो हम इंडस्ट्री की जो सपना सोच रहे हैं वो साकार कभी नहीं हो सकता। आप रेलवे की समिति में भी थे, शायद हैं अभी भी, मुझे नहीं पता। हाँ जी, हाँ, मैं डिवीजन और जोन लेवल कमेटी में रह चुका हूँ। उसमें क्या काम करना होता है? देखिए, रेलवे जब से यहाँ पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जोन बना है जी, तो इस जोन में जबलपुर, भोपाल और कोटा 3 डिविजन्स आते हैं। तो इन 3 डिविजन्स यानी 3 DRMs जो होता है इसका जी। तो जबलपुर ओवर अ पीरियड रेलवे के ट्रैफिक के हिसाब से इम्पोर्टेंट सेंटर बन गया है जी। और माल लदान की बात हो या पैसेंजर के ट्रैफिक की बात हो, तो यात्री किराए के भी यहाँ पे काफी अच्छे रेवेन्यू यहाँ से आते हैं जी। लेकिन अभी बात यही हो रही है कि हम जब से ये रेल बजट भी अलग हुआ केंद्रीय बजट से, तो कभी भी मांगे जब होती हैं, हम लोग सब पहले वेट करते थे कि रेल बजट में कहाँ से कौन सी ट्रेन चलेगी। आप भी वेट करते होते होंगे, सभी लोग इसका इंतजार करते थे कि अब रेल बजट आएगा, अब देखेंगे आज जबलपुर को कौन सी ट्रेन मिली, कहाँ से एक्सटेंशन हुआ, क्या नया मिला, क्या खोया, क्या पाया। अब सब कुछ एक तरह से रूटीन में हो गया है, बजट का कोई वेट नहीं करता है, साल भर कुछ ना कुछ ट्रेन चलती रहती है। तो ये कमिटीज में यात्री सुविधाओं के ऊपर ध्यान देने के फोरम से ही है, उनके मंच में एयरपोर्ट कमेटी में भी हूँ। तो यहाँ पे ये लोग, इनका पर्पस होता है कि बैठक नियमित तौर पर बुलाई जाती है
और सुझाव लिए जाते हैं यात्री सुविधाओं को कैसे हम इम्प्रूव कर सके। फिर ये सुझाव अगर यहाँ के लेवल के हैं तो यहाँ निराकरण उनका किया जाता है समस्याओं का, या ये सुझाव फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को या एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेजे जाते हैं, जिसका जो विषय होता है फिर वहाँ से उनके लिए निराकरण उनके वहाँ से होते हैं। लेकिन इतना क्यूम्बरसम और इतना लॉन्ग प्रोसेस है ये। आज जबलपुर के और रायपुर से रेलवे में मैं कम से कम 10-12 साल से ऊपर से मांग कर रहा हूँ कि एक ट्रेन एक और चाहिए यहाँ से जबलपुर से रायपुर के लिए। 10-12 साल से डिमांड 10-12 साल हो गए। अमरकंटक एक्सप्रेस में इतना प्रेशर रहता है, रिजर्वेशंस मिलते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक। इसी तरह से हम लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ से लखनऊ के लिए चित्रकूट पे जो प्रेशर होता है, चूंकि वो फ्लाइट से भी कनेक्टेड नहीं और दूर भी है रोड डिस्टेंस से, तो उसके लिए भी एक नई ट्रेन हो। इसी तरह से हरिद्वार के लिए एक नई ट्रेन हो। इन तमाम मुद्दों पे वर्षों हो गए हैं मीटिंगों में जाके बात कर करके। तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी है आपके अंदर? डिसअपॉइंटमेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि इससे मुझे तो लगता है कि ये स्पीड ऑफ चेंज शुड बी लड़ना, हाँ, ये मांग करना, लड़ना अपने अधिकारों के लिए, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही जो है इंसान को आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण होती है। और लेकिन ये बात सही है कि अधिकारी जो आते हैं बाहर से, उनको आपके शहर से कोई लगाव होता नहीं है। करेक्ट, वो तो अपनी जॉब करने आते हैं। वो जिस शहर में बिलोंग करते हैं, यहाँ कुछ समय के लिए आते हैं, तो उनकी कभी प्राथमिकताएं हमारा शहर नहीं होगा। करेक्ट। तो उनको जनमानस की आवाज को समझकर, सुनकर उसको आगे तक लेके जाने की आवश्यकता महसूस करना चाहिए, जो वो लोग नहीं कर रहे हैं। ये पेनफुल बात यही है। आप मीटिंग बुलाते हो, सांसदों को बुलाते हो, हम लोग को बुलाते हो, उसके बाद में एक लगता है जब बाहर निकलो मीटिंग के बाद तो लगता है कि एक बड़ी फॉर्मेलिटी हो गई, जिसका कोई आगे को कोई रिजल्ट समझ नहीं आ रहा है, एंड गेम क्लियर नहीं है। जी हाँ। तो ये कमिटीज में कोई बहुत मतलब ज्यादा। आप मेडिकल कॉलेज के भी कमेटी में हैं, उसमें क्या काम करना होता है? वहाँ पे अगेन वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ा चिकित्सा का संस्थान है जी, और जिसमें अन्य जिलों के भी लोग यहाँ आते हैं। तो यहाँ पे उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डॉक्टर्स के लिए, नर्सों के लिए, मरीजों के लिए, मरीजों के अटेंडेंट्स के लिए क्या सिस्टम वहाँ पे इम्प्रूव हो सके, किस तरह से हो सके, उस पे हम लोग के सुझाव वहाँ होते हैं। और प्रयास ये होता है कि सुझाव के साथ में कुछ अपने एक्सपर्टाइज का योगदान भी दिया जाए, चाहे वो सिविल कंस्ट्रक्शन की बात हो या कोई इवेंट करने की बात हो या सुरक्षा की बात हो। अभी सुरक्षा आजकल अस्पतालों का बहुत प्रमुख मुद्दा बन के आ गया है जी। तो उन मुद्दों को देखना, उनके सुरक्षा की बात करना, किस तरह से साइनेज बोर्ड लगे, कहाँ कैमरेज लगे, किस तरह से गार्ड्स का भी, खासकर अभी कलकत्ता के एपिसोड के बाद में ज्यादा हाईलाइट हो गया। जी हाँ जी। तो ये सभी लोगों का प्रयास है कि ये एक तरह का जो सिस्टम है वो इम्प्रूव किस तरह से हो। तो हम लोग अपने अपने क्षमता के अनुरूप जितने योगदान हम लोग दे सकते हैं उसमें हम लोग दे रहे हैं। आप मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट हैं जी। व्हाट इज योर जॉब देयर, व्हाट डू यू डू? चैम्बर क्या करता है और आप क्या करते हैं? जी, ये एक एपेक्स लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर स्टेट में हर स्टेट का एक एपेक्स मदर बॉडी होती है जी, जिसके अधीन सारे उस स्टेट के चैम्बर्स होते हैं। तो ये हमारा संस्था का नाम है फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है। और इसमें इंडस्ट्री, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, कॉर्पोरेट, एमएसएमई और ट्रेडर्स, सब तरह के कैटेगरीज के यहाँ पे इंडस्ट्रीज मेंबर होते हैं। और ये पॉलिसी मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हम लोग प्ले करते हैं। जहाँ लगता है कि जैसे अभी बीच में लाइसेंसेस को लेके बहुत समस्या जारी थी पिछले वर्षों से, हर लाइसेंस को प्रतिवर्ष रिन्यू करो। तो आप चाहे गुमाश्ता की बात करिए, चाहे आप लेबर लाइसेंस की बात करिए, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लाइसेंस की बात करिए, जितना ये रिन्यूअल की प्रक्रिया होती है उतना भ्रष्टाचार बढ़ता है, उतना इंस्पेक्टर राज की बात होती है। तो हम लोगों ने बहुत मेहनत करके तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उनसे काफ़ी चर्चाओं के दौर हुए, इस तरह से हम लोगों ने कई चीज़ों को शिथिल किया। आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस 5-10 साल के लिए हो गया है। गुमाश्ता आजीवन हो गया है कि हम एक बार गुमाश्ता का लाइसेंस लेते हैं, हर साल रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। तो ये जो इस तरह के प्रक्रियाएं हैं, इसमें हमारा चैम्बर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स की सबसे बड़ी संस्था है। करेक्ट। तो स्टेट बुलाता है कि पॉलिसी पे आपको क्या लग रहा है कि क्या इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि हर अधिकारी या हर राजनीतिक व्यक्तित्व
या हमारा प्रदेश की जो सरकार है, कोई नहीं चाहता है कि जनता के साथ अन्याय हो, लेकिन हम ही लोग अपनी अगर आवाज उन तक पहुंचा पाएंगे तभी कुछ बात बन पाएगी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि चूंकि आप स्टेट लेवल चेंबर ऑफ कॉमर्स में हैं, स्टेट की पॉलिसी, और हमेशा जब स्टेट लेवल की बॉडी होती है तो वो कंपेयर करती है दूसरे स्टेट्स में क्या हो रहा है वर्सेस हमारे स्टेट में क्या हो रहा है, वो कैसे कहीं जा रहे हो, हम कैसे कहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों है, या ऐसा पिछले सालों से, कुछ सालों से तो ये था कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री लाइक गुजरात एंड महाराष्ट्र हमसे बहुत आगे चल रहे हैं, उनकी पॉलिसीज ऐसा लोग बताते हैं कि काफ़ी क्लियरर हैं, बेटर हैं, और हम पीछे चल रहे हैं। इसमें आपको क्या कहना है? सवाल तो देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये शायद सबको अंदर तक झकझोरने वाला सवाल है। मध्य प्रदेश की निवेश नीति भारत में सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद भी निवेश क्यों नहीं आ रहा? क्यों निवेश गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जाता है, और क्यों उद्यमी उन स्टेट्स में जाने पे ज़्यादा बिलीव करते हैं? इसी तरह से मध्य प्रदेश में भी एक क्षेत्रीय असंतुलन बना हुआ है। इंदौर, मालवा रीजन बहुत डेवलप्ड है जी, महाकौशल से लेके विंध्य की जब बात करते हैं तो अंडर डेवलप्ड है जी। ग्वालियर एनसीआर के नजदीक होने से थोड़ा बेनिफिट में है जी। तो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तब एक क्षेत्रीय असंतुलन की शुरुआत तभी हो चुकी थी, ठीक है। तो जबलपुर, महाकौशल और विंध्य में उद्योगों को नहीं आने का कारण सिर्फ यही है कि हमारे इतने वर्षों में जो भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, जो भी उनके की पोर्टफोलियोज थे, सारे के सारे मालवा रीजन में रहे हैं। तो उनकी प्राथमिकता, उनकी रुचि रही है कि हम भोपाल से लेके मालवा रीजन को ज्यादा उपकृत करें, ज्यादा डेवलप करें। आज बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर प्रदेश के 4 महानगर होते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपके लोकप्रिय मंच से मैं ये बात को बिल्कुल कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि सिंहस्थ के बाद का उज्जैन और अब शायद रीवा के बाद जबलपुर का नंबर आता है। अच्छा, हम उनसे भी पीछे हो गए। हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, क्वालिटी ऑफ लिविंग के हिसाब से हम लोग उनसे भी नीचे चले गए हैं। तो जी हाँ, तो ये जब आप उज्जैन जाके देखें, उज्जैन के अंदर में कितना टूरिस्ट आ रहा है, क्या कितने तरह के उद्योग अब आ गए हैं पिछले कुछ वर्षों में। और अब आप जबलपुर का अगर चार्ट बना के देखेंगे तो आपको लगेगा कितने वर्षों में जबलपुर में कुछ भी नहीं आया। हमारे शहर में 8 विश्वविद्यालय हैं, कार्यरत हैं, निजी और सरकारी मिलाकर 8 विश्वविद्यालय। 8 विश्वविद्यालय से एक हम शिक्षा का स्तर भी नहीं सुधार पाए इतने वर्षों में। आज बच्चे पलायन करने को मजबूर है। तो जिस शहर में 8 विश्वविद्यालय, ट्रिपल IIT, डीम जैसे संस्थान हो, वहां का बच्चा भी हमारा बाहर जा रहा हो पढ़ने के लिए, अगर वो नौकरी के लिए जा रहा है तो भी वो सत्य है, और अगर पढ़ने जा रहा है तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मैं आपका ओपिनियन इस बात पे जानना चाहता हूँ कि जबलपुर में एम्प्लॉयमेंट बढ़े तो बढ़े कैसे, हाउ? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए देखिए, अब ये समय है कि MSME सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की बहुत आवश्यकता है जी। लेकिन MSME सेक्टर का लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का एक सीमा होती है, क्योंकि वो छोटे उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, तो उनके पास में टेक्निकल मैन पावर जो हाई स्किल्ड होता है, उनकी आवश्यकता उनको ज्यादा नहीं होती है। लेकिन जब तक बड़े उद्योग नहीं आएंगे, आप जैसे आपके सवाल को आगे बढ़ाते हुए, हमारे शहर में 4 प्रमुख रक्षा संस्थान हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हमारी जो हैं, वो हमारे एक समय हमारे शहर की शान होती थी, बिल्कुल। एक बाद में ये जाके व्हाइट एलिफेंट, सफेद हाथी के तौर पे तब्दील हो गए, करेक्ट। अब निजीकरण के बाद में कॉर्पोरेशंस बन गए, इनकी यहाँ भर्तियां नहीं हुई। इतने बड़े संस्थानों में जब भर्तियां इतने वर्षों में रुक गई क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो पाया था, प्रोडक्शन का भाव था, अपग्रेडेशन नहीं हुआ। रिसेंटली कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं, तब जाके आपने ये फैक्ट्रियां वापस फोर्स के और कुछ जी हाँ, तो पुनर्जीवित होने की वापस से कगार में लोग पहुंचे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अगर देगा तो वो बड़ा उद्योग देगा। और बड़ा उद्योग कहाँ से आएगा? बड़ा उद्योग को लाने के लिए आपके अंदर में जो एक इच्छा शक्ति होती है, चाहे हमारे नेतृत्व की हो, ज्यादातर नेतृत्व की ही बेटर इसमें आ रहा है, क्योंकि चेंबर्स बहुत हल्ला कर रहे हैं इतने वर्षों से। हम लोगों ने खूब आज 27-28 वर्षों से इस बात को हर मंच पे उठाया है कि जबलपुर के साथ बहुत उपेक्षापूर्ण रवैया प्रदेश का हो रहा है। आपको नहीं लगता कि जबलपुर जैसी जगह जो समय के साथ धीरे धीरे काफी पिछड़ गया है, वी शुड गेट स्पेशल प्रिविलेजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट
टू मेक इट अ इम्प्रूव जोन। वी आर वे बिहाइंड। ऐसे लोग बताते हैं कि हम इंदौर से भी 20-25 साल पीछे हैं। दिल्ली, बॉम्बे, पूना से तो आप सोचने की बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। मैं अपनी ही बात बताऊं कि 20 साल पहले जो मैं गुड़गांव में जॉब कर रहा था, तो आज भी जबलपुर उसके 20 साल पहले गुड़गांव में जो मैं जॉब कर रहा था, आज भी जबलपुर बिल्कुल दूर दूर से उसके आसपास नहीं। इन 20 सालों में गुड़गांव कहाँ पहुंच गया जबलपुर? ऐसा नहीं है जबलपुर में डेवलपमेंट नहीं हुई है, लेकिन वी आर फार टू बिहाइंड। और उसकी वजह से हमारी पर कैपिटा इनकम प्रॉपर नहीं है, हमारा यूथ हाईली मिसगाइडेड है, एम्प्लॉयमेंट रेट अच्छे नहीं है, पर कैपिटा इनकम वो नहीं है, एस्पिरेशन लेवल सबके बढ़ गए इंटरनेट आने की वजह से। बट वेयर आर द अपॉर्चुनिटीज? हम बाहर जाते हैं, धक्के खाते हैं, किराए के घर ढूंढते हैं, जॉब ढूंढते हैं, जॉब इनसिक्योरिटी रहती है, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। नॉट एवरीबडी विंस इन दैट पर्टिकुलर रेस। एवरी बिग टाउन लाइक जबलपुर मस्ट हैव देयर ओन सोर्स ऑफ जॉब्स। यहाँ से अपनी इकोनॉमिक इंडेक्स को इम्प्रूव करने का तरीका होना चाहिए। मुझे बिल्कुल नहीं दिखा ये सब चीज़ें, आज की डेट में भी मुझे ये सब चीज़ें नहीं दिखती, और ये चिंता का विषय है मेरे अपने लिए। जी जी, ये देखिए, अगर इसको इस तरह से आप प्रेजेंट करें कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का नेतृत्व, यहाँ की जनता, हाँ, जनता भी उतनी दोषी है जितने हमारे राजनीतिक व्यक्तित्व के लोग हैं। जनता हमारी जो है उसको कोई भी सरोकार नहीं है हमारा कि हमारा शहर आगे बढ़े, हमारे स्वच्छता में हम बहुत आगे हों, हम अपनी सिविक सेंस इंप्रूव करें, हम अपनी ट्रैफिक सेंस इंप्रूव करें। सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है, अर्जेंसी भी नहीं है, और कुछ कर गुजरने का जज्बा भी बहुत सारे लोगों में हम सिर्फ अपना घर बस हमारा जल जाए काम, चल जाए, हो जाए काम। हम अपना घर देख रहे हैं, हम पड़ोस का घर नहीं देख रहे, हम अपना शहर, अपना मोहल्ला नहीं देख रहे। ये सबसे बड़ी कमी है। आज आप पूछो एक लाइन में कि जबलपुर की आज के समय में सबसे ज्वलन समस्या क्या है, तो मेरे हृदय से, मेरे मुख से निकलेगा कि सबसे ज्वलन समस्या सिर्फ यातायात है आज। Is it? हाँ, आप यातायात शहर का इस बेतरतीब तौर पे बढ़ चुका है, इतनी मिसमैनेज्ड यहाँ की ट्रैफिक है, सिस्टम है। रोज आपको सड़क में, चौराहों में गाड़ियों को भिड़ते हुए, झगड़ते हुए देखेंगे। जिस शहर में ऑटो या ई रिक्शा परमिट के विपरीत भी चल रहे हैं, जितने परमिटेड हैं उससे ज़्यादा नॉन परमिट के आप ऑटो चलाते हो और कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये दोषी कौन है? प्रशासन दोषी है, जनता भी दोषी है। बिल्कुल, जनता हम रूल्स फॉलो ही नहीं करते। जी, जनता अपने हितों की रक्षा नहीं करना जानती, अपने अधिकार की आवाज़ बुलंद करना नहीं जानती, पिछड़े रहने में ही उनको एक संतोष है। जिस तरह से चल रहा है चलने दो। शायद हमको उनको भी जागृत करने की जरूरत रहेगी, सिविक सेंस के लिए एजुकेट करना, और थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की स्ट्रिक्टनेस भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आज पुलिसिंग की बात करिए अपने शहर में, तो आज क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब क्राइम रेट बढ़ा हुआ है, इसके कारण दो होते हैं कि या तो एक शहर में आपराधिक प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तो ऐसा नहीं है जबलपुर बहुत अच्छे लोगों का, बहुत शांतिप्रिय लोगों का शहर है, नागरिक यहाँ के बहुत अच्छे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। बिल्कुल, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से आज ये क्राइम रेट्स वापस बढ़े हैं। जी बिल्कुल, रिसेशन की मार पड़ी है, सब जगह पूरे वर्ल्ड में आई है जी। तो नौकरी में सैलरी उसके हिसाब से नहीं बढ़ी, खर्चे बहुत बढ़ गए, महंगाई बहुत बढ़ गई है। जब खर्चे बढ़े, महंगाई नहीं बढ़ी, तो वो व्यक्ति कुछ गलत कार्यों में, गलत रास्ते पे चलने पर मजबूर भी है, और रहा है, शॉर्टकट ज्यादा पड़ गई लोगों को, देखना चाह रहा है, क्योंकि उसके पास में वो सारे गैजेट्स की दरकार उसको भी है, जिससे उसका भी एक समाज का वो अंग महसूस करे अपने आप को। गाड़ी भी चाहिए अच्छी, मोबाइल भी होना है उसको, सब कुछ चाहिए, पार्टीज भी करना है, डिनर भी जाना है, आउटिंग करनी है, इसको सब कुछ चाहिए। तो जब इनकम कम होती है और ये सब खर्चे होते हैं, तो इस तरह के अपराधिक प्रवृत्तियां जो हैं वो जन्म लेती है। बिल्कुल होती है। तो ये इसको अगर एड्रेस करना आज ट्रैफिक को, क्राइम को शहर के लिए बेहद आवश्यक है। आप शायद हमारा ये शुद्ध लोकल का एक कार्यक्रम देख रहे हैं, अनगिनत लोग इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखेंगे कि शहर की यातायात समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और हम कोई आज भी ऑर्गेनाइज्ड वे में एक वन वे तक ठीक से नहीं दे पाए हैं, जिसको हम बोले कि ये वन वे है और यहाँ से ट्रैफिक इस तरह से मूव करेगा, वो भी हम नहीं कर पाए। तो सिविक सेंस का संचार अभी हम एज अ सिटी जी बहुत सारे एरियाज में हमको वर्क करने की जरूरत है। ग्रोथ इंजन हमको बहुत सारे एरियाज में वर्क करने की जरूरत है। आप स्टार्टअप की दुनिया में भी बड़े एक्टिव हैं जी, और कलेक्ट्रेट में जो स्टार्टअप का इंक्यूबेशन सेंटर जी
जो एडिशनल कलेक्टर साहिबा कर रही हैं जी। उसमें भी हैं, तो स्टार्टअप के लिए क्या पॉलिसीज है? ये एम्प्लॉयमेंट और यूथ जनरेशन और सेल्फ सस्टेनेंस की तरफ आप लोग कुछ वर्किंग कर रहे हैं? हम लोग ने बहुत तो समय क्या से है? मांग की जी। थी कि सिंगल विंडो एक सिस्टम हमारे यहाँ पे होना चाहिए। सिंगल विंडो की परिकल्पना, सिंगल विंडो की Single window. सिंगल विंडो फॉर क्लियरेंस। फॉर क्लियरेंसेस, फॉर नॉलेज, जी फॉर प्रोजेक्ट अप्रूवल्स बोलिए, या इस तरह के अनेक सेक्टर्स के लिए एक सिंगल विंडो। जी सिंगल विंडो बहुत वर्षों में कभी सार्थक नहीं हो पाई। सिंगल विंडो में ऐसा लगता था कि एक बड़ी विंडो जिसके अंदर छोटी छोटी बहुत सारी विंडोज हैं वो सिंगल विंडो होती है। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे शहर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव हुआ, जी उसके पहले ये सुझाव हम लोग से मांगे गए, तो हम लोगों ने जब भी मौका मिलता है, अवसर मिलता है, हर मंच पे इस बात को हम लोगों ने उठाया है कि हमारे यहाँ पे सिंगल विंडो होना चाहिए। तो इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस बात की गंभीरता को समझते हुए, इसको एहसास करते हुए उन्होंने हर जिले में निवेश प्रोत्साहन केंद्र खोलने का निर्णय लिया। ठीक है। तो जबलपुर में कलेक्ट्रेट में इसका एक कक्ष बनाया हुआ है, बहुत आधुनिक कक्ष है, बहुत लोगों के हमारे व्यूअर्स को बताइए कक्ष कहाँ पर है? जी, कलेक्ट्रेट में कलेक्टर चेम्बर के सामने ही इनका एक कक्ष है जी और ग्राउंड फ्लोर पे है। जी वहाँ पे प्रति मंगलवार एक मेरे ही एक सुझाव पे प्रशासन ने इस पे एक एक्शन लिया है जी और उसमें कॉफी विद एक्सपर्ट्स करके कार्यक्रम हर Tuesday। मंगलवार को शाम 4 से 6 होता है। ठीक है। निवेश प्रोत्साहन केंद्र सोमवार से शुक्रवार तक रोज खुलता है, सुबह 10 से लेकर शाम के 6 बजे तक। ट्यूसडे टू फ्राइडे? नहीं, मंडे से फ्राइडे तक रोज खुलता है, लेकिन ये विशेष कार्यक्रम सिर्फ मंगलवार को होता है। तो इसमें जिनको भी कोई नया प्रोजेक्ट लगाना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कुछ जानकारी चाहिए है, हाँ। या अगर प्रोजेक्ट लग गया है लेकिन उसके एनओसीज की बात हो रही है, क्लियरेंसेस की बात हो रही है, तो ऐसे मंचों पे वहां जाके क्लियरेंसेस मिलते हैं जो कि सिंगल विंडो का काम करते हैं। अब वो विभाग जाए, देखिए आज बड़ा मुश्किल है, स्पीड क्लियरेंस करें और काम करने वाले को काम पे फोकस करने दें ना। आज इतने सारे विभाग हैं, सबकी योजनाएं हैं। हॉर्टिकल्चर की अपनी योजना अलग है, तो कृषि की अपनी अलग है, एनिमल हस्बेंड्री की अलग है, डेयरी की अलग है, पोल्ट्री की अलग है, उद्योग की अलग है, स्टार्टअप की अलग है, वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स की अलग है। तो इतनी सारी योजनाएं हैं, इतने विभाग हैं, एक उद्यमी को कितनी जगह हो जाएंगे। तो इस सिंगल विंडो में हाँ करेक्ट, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे किसी को बिजनेस करना और जैसे वेयर हाउसिंग का, सॉफ्टवेयर का, 50 तरह के काम धंधे हैं, पर मुझे नॉलेज नहीं है, मैं क्या करूं? हाउ डू आई गेट दिस इन्फॉर्मेशन? उसमें मैं चुन सकता हूँ कि ये काम मैं कर सकता हूँ, या इसमें मेरा इंटरेस्ट है जी, या मेरी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी इसमें, या मेरी एक्सपर्टीज इस लाइन में, तो वो कोई है इसका कोई प्रोसेस? देखिए ये बहुत अच्छा विषय है। सब लोग आजकल स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं जी, और टेक्नो सेवी लोग हैं, कंप्यूटर में बैठते हैं, कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं। हर विभाग की अपने अपने पोर्टल्स हैं, उनकी अपनी साइट्स है। सभी से आह्वान ये है कि आप जिस सब्जेक्ट मैटर पे उनका इंटरेस्ट है जी, वो सिस्टम पे जाके उनका पोर्टल देखें, उनकी योजनाएं देखें। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, जिस सब्जेक्ट मैटर में उनका इंटरेस्ट है, सब्जेक्ट मैटर किस पोर्टल में जाना है? तो इन्वेस्ट एमपी मान लीजिए पोर्टल है, investemp.gov.in एक पोर्टल हो गया। इस तरह से वो आपको एक्सटर्नल लिंक देगा कि आपने कहा कि मुझे एग्रो या मुझे हॉर्टिकल्चर में, तो फिर वो आपको साइट लेके जाएगा, एक्सटर्नल लिंक आपको देगा। तो वो गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड साइट पे वो जाए, सारी इंफॉर्मेशंस निकाले। ठीक है। उसके बाद में जब वो कंफ्यूजन की स्टेट में आ रहे हैं तो ये इंक्यूबेशन तो विभाग के पास जाएं, वो विभाग या इस निवेश प्रोत्साहन केंद्र में जाएं और वहां जाकर अपनी बात रखें, तो वहां पे जो सक्षम अधिकारी होगा वो इनका निराकरण करेगा। और इसमें बैंकर भी इन्वॉल्व रहते हैं, लीड बैंक मैनेजर भी रहते हैं। ठीक है। तो बैंक्स की अगर कहीं पे कोई दिक्कत जा रही है, परेशानी जा रही है लोन सैंक्शनिंग में लेकर, तो बैंक्स भी वहां पे उनका अधिकारी उपस्थित होता है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि कलेक्टर के अधीन ये कार्यालय है, और चूंकि कलेक्टर के अधीन कार्यालय, कलेक्टर के कार्यालय में ही इसका चैम्बर है। ठीक है। तो उनका एक फोकस जो है वो थोड़ा सीरियस हो गया है, और उनके सीरियस फोकस की वजह से अन्य विभाग भी बहुत सीरियसली इसमें काम कर रहे हैं। जबलपुर इन्वेस्टर इंक्लेव जो कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें क्या सक्सेस दिखी आपको? आप तो बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व थे उसमें। जी, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत जिस तरह से उससे आशाएं थी उस इवेंट से वो फुलफिल बनी नहीं। और ये निवेश का वातावरण बनाने में तो सहायक सिद्ध हुआ
क्योंकि हम अपनी नीतियों को वहाँ पे प्रेजेंट कर पाए। अलग अलग प्रेजेंटेशंस थे, सेक्टोरल प्रेजेंटेशंस हुए जो विभिन्न ब्यूरोक्रेट्स ने दिए, तो उससे लोगों को एक इन्वेस्टमेंट की नीतियों के बारे में हम लोग एक ज्ञान अवेयरनेस दे पाए, उनको नॉलेज दे पाए। लेकिन बात करेंगे अगर निवेश क्या आया हमारे शहर तो में, अभी तो निवेश इनफैक्ट वो नहीं आया जो कि ग्वालियर में आया, जो कि उज्जैन में आया। अब ऐसा क्यों, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, वाई सो? इसके लिए ना शायद तैयारियां जो हैं वो बहुत पहले से बहुत प्री सेट तैयारी की जाती है। आप जैसे ग्वालियर की बात करें, आप ग्वालियर में हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने मोर्चा संभाला हुआ था, वो डिफेंस को भी लाना चाह रहे हैं ग्वालियर में, वो एरोस्पेस की बात भी कर रहे हैं, वो सेमीकंडक्टर की बात भी कर रहे हैं और अन्य उद्योगों की बात भी कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना पूरी तरह से प्रॉक्सिमिटी ऑफ दिल्ली एंड ग्वालियर का जो है फायदा उन्होंने प्लस एक्सपीरियंस प्लस उनकी विजन, करेक्ट, वो सब आ गया। उज्जैन में माननीय मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, करेक्ट, तो वहां से, और वो भी उज्जैन ऑलरेडी काफी डेवलप्ड है, तो उज्जैन में भी निवेशकों की बहुत एक बाढ़ अच्छी भीड़, हाँ, मतलब करेक्ट। जबलपुर, अगेन कमिंग टू द बेसिक्स, यहाँ पे हमारे पास में जब भी ये इवेंट हुआ तो इस इवेंट के लिए पहले से जो हम जिन सेक्टर्स पे प्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे वो तो हुए, लेकिन हम निवेशकों को शॉर्टलिस्ट करके बुला नहीं पाए। जो कि निवेशक आए वो पूरे महाकौशल रीजन से आए, लेकिन हम जब बड़े निवेशकों की बात करते हैं जो आए यहाँ पे अन्य प्रदेशों के हो, वो आए थे, वहां पे मंच पे बैठे हुए थे, वो सिर्फ एक मोटिवेशनल अपना टॉक देकर वहां से गए। किसी एक ने भी एक्चुअली बात नहीं की कि मैं इन्वेस्टमेंट, निवेश के हिसाब से, बिल्कुल किसी ने बात नहीं की। अच्छा, तो एक इसका एक कमी महसूस हुई है। शायद ये अभी मीट सागर में, उसके बाद रीवा में भी हो रही है, तो वहां पे इन गलतियों से की पुनरावृत्ति ना हो, इनको दोहराया ना जाए। इम्पॉर्टेंट ये है, रीवा में सीमेंट प्लांट आ जाएंगे तो एक तरह से वो कागजों में हजारों करोड़ का निवेश दिखेगा आपको, लेकिन एक प्लांट से नहीं होगा। आपको डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स की आवश्यकता होती है, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कैसे हो। तो हम लोग की तैयारियां शायद उतनी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई जिस तरह से होनी चाहिए थी। और 20 दिन की तैयारियों में ये इवेंट हुआ, लेकिन इसकी पहले से इसकी अगर वर्किंग की जाती 2-3 महीने पहले से, और निवेशकों को बुलाया जाता, जैसे हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट इंदौर में होती है प्रतिवर्ष, जो इस साल भोपाल में हो रही है, तो उसकी तैयारी में पूरा प्रदेश, मुख्यमंत्री सब लगे हुए हैं। 1 साल पहले से हर जगह जा रहे हैं, देश में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, इन्वाइट कर रहे हैं, इन्वेस्टर मीट कर रहे हैं, इन्वेस्टर मीट के लिए। तो वही कमोवेश वही फॉर्मूला यहाँ लागू होता है। हमें उस नेचर की प्रैक्टिस की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो रहा हूँ बिजनेस हाउसेस वगैरह में, तो मेरा ये मानना है कि द क्वेश्चन ऑफ व्हाई जबलपुर इज नॉट वेरी क्लियर विद द इन्वेस्टर्स। व्हाई जबलपुर, और शायद हम बताने में उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, या अपना शोकेस करने में बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। जो उन्होंने अपना यहाँ पर जबलपुर में एक कॉन्क्लेव किया वो अच्छे साइज का था, गुड एफर्ट। नतीजा में वाई जबलपुर, जब तक इन्वेस्टर के दिमाग में वो बेनिफिट नहीं दिखेगा तब तक वो शायद उतना एक्टिवली उसको परस्यू नहीं करेगा। बात हो रही थी कि जबलपुर का इकोसिस्टम इतना फर्टाइल दिखता है कि नहीं दिखता है, क्या लगता है आपको? इकोसिस्टम तो बहुत फर्टाइल है, और इसकी बिजनेस इकोसिस्टम की बात, हाँ, फर्टिलिटी की बात अगर करें तो यहाँ पे बिना कोई बहुत सपोर्ट सिस्टम के जो कुछ भी हुआ है, उद्यमियों ने, व्यापारियों ने खुद ही से अपने दम पे किया है। इसलिए इसका नेचुरली इनबिल्ट इकोसिस्टम है। हम लोग पीथमपुर, इंदौर या देवास या मालनपुर या मंडीदीप या गोविंदपुरा, इस तरह के इंडस्ट्रियल एरिया की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे सरकार ने बहुत इन्वेस्टमेंट करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उनकी हैंड होल्डिंग करी, अब तब जाके निवेशक आए। हमारे ये सब जो शहर में जो कुछ हो रहा है, ऐसे उद्यमियों को, ऐसे व्यापारियों को सल्यूट है जिन्होंने अपने दम पे इतने बड़े कारोबार को अंजाम दिया और खड़ा किया है। आपने एक बहुत अच्छा सवाल अभी किया था कि जबलपुर के साथ क्यों ऐसा, यहाँ वाई जबलपुर जी, कि यहाँ कोई निवेशक क्यों आए। तो इसका इतने वर्षों के संघर्ष के बाद में एक लाइन में इसका एक उत्तर है कि हमारे शहर की एक प्रचुर मात्रा में मार्केटिंग कभी नहीं हुई है।
अच्छा। हम ना अपने देश में कर पाए अपने शहर की मार्केटिंग, ना विदेश में कर पाए। आज भी अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आप कहाँ से हो, जबलपुर से है, ये कहाँ है, अगर ये प्रश्न कोई पूछता है कहाँ है, कोई दूसरे प्रदेश का, बहुत सारे लोग पूछते हैं तो हमें सच में इसके लिए बहुत विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि क्या 1947 के बाद, इतने वर्षों के बाद में, मेरे ख्याल से 56 में शायद मध्य प्रदेश बना होगा, उसके 56 में जी। तो उसके बाद से लेके इतने वर्ष हो गए, आज हम अपनी पहचान बताने के लिए हमको बताना पड़ता है कि हम नागपुर के नजदीक हैं, जबकि भोपाल के पास है। मैं ट्रेन में आ रहा था तो एक मेरे मित्र हैं जो स्टेज के बड़े आर्टिस्ट हैं और कई सारी पिक्चरें भी बना चुके हैं, तो बता रहे थे कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो जबलपुर की जनसंख्या, जबलपुर भी कमिश्नरी थी जी और दिल्ली भी कमिश्नरी थी, और जनसंख्या करीब करीब एक बराबर थी जी। दिल्ली कहाँ से कहाँ निकल गया, बीइंग कैपिटल एंड बीइंग इंडस्ट्रियल बेस एंड यू नो, और हम कुछ बहुत आगे नहीं बढ़े, हमारी कोई ऐसी मेजर प्रोग्रेस नहीं हुई है ना। इसका ये बहुत मेन जो रीजन है वो यही है कि हम अपने मार्केटिंग का अभाव है हमारे यहाँ। और आप बहुत कॉमन बात है कि यदि कोई प्रतिष्ठान में, दुकान में अगर बहुत अच्छी सामग्री है लेकिन वो अगर उसकी प्रचार नहीं कर पा रहा है दुकानदार, तो ग्राहक नहीं आएगा। करेक्ट। हमारे शहर के साथ में यही स्थिति है। हमारे पास अच्छा सस्ता लेबर है, जमीन बहुत आयत में है, पानी बहुत है, उद्योगों के लिए बिजली की कंडीशन ठीक है, और हम सेंट्रली लोकेटेड हैं, भारत के केंद्र बिंदु हैं, सारे यूएसपी हमारे फेवर में हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास निवेश नहीं है, तो हम मार्केटिंग नहीं कर पाए हैं कभी भी। हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके हिसाब से क्या मार्केटिंग, कैसी मार्केटिंग करनी चाहिए, क्या करना? मार्केटिंग करने के लिए आज जबलपुर को अपने प्रेजेंटेशंस खुद देने चाहिए। आज जैसे हम लोग बात करें कि मैं बीच में जर्मनी और चेकोस्लोवाकिया और कई देशों में गया था, उसके पहले मैंने सिंगापुर में देखा और अभी रशिया में भी देखा। तो यहाँ पे ये होने लगा है कि बड़ी विचित्र सी, बहुत नई सी अच्छी चीज देखने में लगती है। जर्मनी हम लोग जब गए डेलीगेशन लेके स्टेट चैम्बर के साथ में, तो जर्मनी के एक स्टेट ने हमारा कार्यक्रम किया और स्टेट ने हमारा वेलकम किया। हम जर्मनी सरकार की बात नहीं कर रहे, एक स्टेट की बात करता है जी। तो आज ये वर्ल्ड में जब हम कॉम्पिटिटिव एज में खड़े हुए हैं ग्लोबली, तो हर देश का एक एक प्रदेश भी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ना चाह रहा है। तो क्यों नहीं मध्य प्रदेश और क्यों नहीं जबलपुर भी इंडिविजुअल मार्केटिंग अपनी कर सके? क्योंकि आज अगर यही चीज तमिलनाडु करता है, कोयम्बटूर की मार्केटिंग कर रहा है जी, या हम गुजरात में बड़ौदा की, राजकोट की मार्केटिंग देखते हैं, तो हमको भी ऐसे फोरम्स में जाना होगा, हमें एग्जीबिशंस में जाना होगा, हमें इन्वेस्टर्स के बीच जाना होगा, बताना पड़ेगा कि हमारे पास में वाई जबलपुर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को फ्लोट करना पड़ेगा, शोकेस करना पड़ेगा, तब लोग हमारी पहचान को समझते हुए आएंगे। अब डिफेंस में भी हम इतने वर्षों में इतने पिछड़ गए हैं कि हमारी पहचान जो डिफेंस के शेयर के तौर पे होती थी, शायद वो भी अभी कहीं ना कहीं छीड़ हुई है, और फिर उसके बाद में कोई कैच नहीं है। गारमेंट एक सेक्टर आया जिसमें गारमेंट में पहचान हमारे शहर की बनी है, लेकिन वो भी गारमेंट के निर्माताओं के बीच बनी है, आम जनता के बीच में ये कभी कोई बात नहीं हो रही है, इंप्रेशन नहीं बना पाए हम लोग कि हमारा एक गारमेंट सिटी है। तो ये हमारी मार्केटिंग प्रॉपर नहीं हुई है, बिल्कुल शोकेस अच्छे से नहीं कर पाए, ऑर्गेनाइज ढंग से हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं, सो ऑन सो फोर्थ। जबलपुर में लोग जो अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? आप तो अधिकतर लोगों के टच में हो जी, व्हाट इज देयर लर्निंग, और कितना काम करने में उनको क्या फायदा है, क्या नुकसान है? जबलपुर की बात कर रहा हूँ। यहाँ के उद्यमियों में अपनी स्वयं की इच्छा शक्ति से जब उद्योग लगाया, तो उन लोग ने भी हर उद्यमी की तरह बड़ा सोचा है, बड़े सपने देखे हैं, और सब कुछ है, लेकिन ये है कि आज उनके प्रोडक्ट्स या उनके उत्पाद एक बड़े स्केल पे या कोई बहुत अच्छे टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट के मुकाबले मैच करे या उससे बेहतर हो, ऐसे बहुत रेयर और बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एक्सेप्शंस हैं। ये चीज़ इंदौर में नहीं देखने मिल रही है। इंदौर की जो इंडस्ट्रीज हैं वो आज बॉम्बे या गुजरात या इंडिया के टॉप इंडस्ट्रीज के बीच में अपने प्रोडक्ट को बेच के निकल जाते हैं। उनकी क्वालिटी, उनके प्रेजेंटेशंस, मार्केटिंग, उनके प्रमोशंस बहुत अच्छे होते हैं। और वहाँ सब कुछ मिलता है। हमारे शहर में आज भी हमको रॉ मटेरियल के लिए स्ट्रगल करना होता है बहुत सारी चीज़ों में, जो अवेलेबल लोकली नहीं होता, तो स्ट्रगल होता है।
तो इसके लिए अगेन कमिंग टू द बेसिक पार्ट कि हमारे सिटी के लिए हम लोग को इम्पोर्टेंट ये है कि जब सब चीज़ फेवर में है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो फेवरेबल नहीं है। स्वॉट अगर अपने शहर का हो तो उसमें से प्रमुखता से बात निकल के आएगी कि हमारा एक मार्केटिंग जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी हमारी कनेक्टिविटी विद द एंटरप्रेन्योर, कनेक्टिविटी विद इन टर्म्स ऑफ एयरलाइंस आल्सो। कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी तो हम लोग अपने ग्लोबल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव में जो उद्यमी बाहर से आए, जब उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने ये बताया कि मैं कल से चला हूं और आज पहुंचा हूं जबलपुर। अच्छा जी। तो कोई नागपुर से आया फ्लाइट से, कोई भोपाल से आया, तो उसने वहां की रोड जर्नी करी। तो आप 6 घंटे आप किसी उद्यमी से पूछो, दैट इज अ सैड पार्ट ऑफ वो उसके लिए दिक्कत है। बिल्कुल। तो ये स्टेट को समझना होगा कि हम अगर अपने शहर को आगे बढ़ाएं तो हमको उसको कनेक्ट करें। तो आज 2-3 प्रमुख बातें हैं जो उद्यमी यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। वो सब ऑल इवेंट्स के बाद कैसे ऑड्स हैं जो स्ट्रगल कर रहा है। तो ये कुछ ऐसे खास विषय हैं जो कि अगर रिड्रेस हो जाए टाइमली तो यहाँ की उद्यमी को हम एक अब जैसे आप देखें जेम का समय है, सब कुछ जेम पोर्टल पे अवेलेबल होता है, कंपटीशन भी उन्हीं के अकॉर्डिंगली हो रहा है। तो ये नहीं कि यहाँ के माल नहीं बिक रहे हैं, माल यहाँ के भी बिकते हैं, लेकिन हम उस फिनिशिंग में, उस क्वालिटी में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हो जाते हैं, क्योंकि हम वो हमारी मशीनरी, हमारी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी हम लेके नहीं बैठे हैं जी। मे बी हम उसका इंडस्ट्रियल एटमॉस्फेयर हम जो अपने शहर में बनाना चाह रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर, वो वातावरण हमारे शहर में शायद बहुत समय से एब्सेंट है, जो अन्य शहरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे में हमारे युवाओं के लिए तो बड़ी दिक्कत है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। मतलब बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट ढूंढना, क्योंकि हर आदमी टॉपर और IIT का तो है नहीं कि हर जगह हर आदमी बाहर जाएगा, बड़ी हाई पेइंग सैलरी मिलेगी। 10-20% होते हैं, बाकी 60-70% जो लोअर लेवल वाले, मिडिल स्टेज वाले लोग होते हैं, उनका तो इट्स वेरी डिफिकल्ट जोन फॉर देम जी। क्या बोलते हैं आप इस पे? युवाओं के साथ साथ उनके अभिभावक, उनके गार्जियंस, उनके पेरेंट्स, सबके लिए बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, बहुत पेनफुल प्रोसेस है और बहुत खराब कंडीशन है ये। क्योंकि यदि माँ बाप के प्रति समर्पण का भाव है और वो युवा शहर में रुक रहा है तो अपने वो भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। बिल्कुल। भविष्य को संजो के रखना चाहता है तो माँ बाप के प्रति उसकी कर्तव्य से वो विमुख हो रहा है। तो ये अपने जो एक सिस्टम बना है शहर का, ये पलायन को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। और पलायन तभी रुकेगा जब शहर आर्थिक उन्नति करेगा। आर्थिक उन्नति कब होगी? जब यहाँ पे वृहद स्तर के बड़े बड़े उद्योग आए। ये 2, 5, 10 करोड़, 20 करोड़ वाले उद्योग आज के रेट में इसका कोई वैल्यू नहीं है। हजारों करोड़ों की जब तक निवेश नहीं आएंगे शहर में, तब तक हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट नहीं कर पाएंगे। स्किलिंग की बात जैसे है तो स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम हुआ है इस बीच में, लेकिन टेकर्स नहीं है। आज वो मैन पावर जो स्किल्ड है वो कहाँ जाके जॉब करेगा? लोकली वो बाहर जाता है तो बहुत सारे बाहर पहुंच रहे हैं। सर्विस के लिए मैच नहीं करता, फाइनेंशियल जो वो होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे ज्यादा हो रही है जी। तो फिर वो आके कॉम्प्रोमाइज करता है, कॉम्प्रोमाइज करके वो छोटा मोटा काम करता है, तो वो फिर ढाक के 3 बात वहीं आगे बात वहीं आ जाती है। वो डिप्रेशन में वो और पीरियड आता है। तो ये युवाओं के लिए एक बहुत इस तरह का एक हो गया है कि बेचारे ना आगे जा पाएंगे। सिचुएशन हो गई, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, बाहर जाओ, बाहर सर्वाइव नहीं कर पाते हो, वापस जाओ, मन नहीं लगता है, ले दे के आप फंस जाते हो, फिर जो है उससे काम चलाना पड़ता है। वो डिप्रेशन में आते हैं। तो उनको अपना मनोबल ऊंचा रखना होगा। ये उम्मीद अपने अंदर में हमेशा जगानी रहेगी कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, शहर आगे विकास करेगा, शहर की ग्रोथ होगी। जबलपुर में टिपिकल एम्प्लॉयमेंट में स्टार्टिंग सैलरी क्या चलती है आज के डेट में? डिपेंड करता है। आप अगर एक एवरेज स्किल्ड ग्रेजुएट की अगर आप बात करें और अगर वो मार्केटिंग कर रहा है, सेल्स में है, तो एवरेज में 14-15 के हिसाब से, बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ मैं, जो एक ग्रेजुएट होता है। और अगर वही PG लेवल पे है, मैनेजमेंट किया हुआ है, तो वो शायद वो 20 से 25 के बीच में वो उसको मिल सकता है, कमांड कर सकता है। लेकिन सब जगह नहीं मिलता है ये। तो यहाँ का जो रेंज है सैलरी का, एक सेमी स्किल्ड या स्किल्ड वर्कर विद ग्रेजुएशन, तो इट इज अंडर 20,000। जबलपुर में एम्प्लॉयमेंट पर्याप्त अवेलेबल दिखती है आपको? इस रेंज तो ठीक है, पर ये डज जो यहाँ के बच्चे हैं, डू दे फाइंड जॉब्स? ये जो है, आप अगर बहुत नॉर्मल स्किल्स की बात करेंगे
तो यस, उनको यहाँ पे काम मिल जाता है। जी। जब उनकी सुपर स्पेशलिटी की स्किल्स की बात होती है तो फिर उनको बाहर मूव करना पड़ता है। तो ग्रेजुएट की बात करें कि कोई बीकॉम किया, किसी ने बीए किया, सेल्स में जाना है, शोरूम में बैठना है, कुछ करना, तो वो एम्पल ऑफ जॉब्स आर देयर ट्रेडिंग में खासतौर पे। इंडस्ट्री में स्किल मैन पावर इंडस्ट्री से कोरिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत स्किल गैप बहुत ज्यादा है। और यहाँ थ्योरी पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल का काम कुछ और होता है, वो मैच ही नहीं करता है चीजों को। तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, हमारे ITIs को रिवैम्प करने की आवश्यकता है, उनकी मशीनरीज को, उनकी टेक्नोलॉजी को, उनके पुराने प्रोजेक्ट्स ओरिएंटेड, वो जो पुराना सिस्टम चल रहा है, डजंट मैच टुडेज रिक्वायरमेंट, आज के हिसाब से हम खड़े नहीं हो पाते हैं। जबलपुर में जो मनी सर्कुलेशन, इकोनॉमिक्स ऑफ जबलपुर, आप काफी टाइम से तो इकोनॉमिक्स हैंडल कर ही रहे हो, देख रहे हो, चेंबर ऑफ मनी सर्कुलेशन में हम दूसरे शहरों के कंपैरिजन में कहाँ खड़े? मनी सर्कुलेट यहाँ पे लोकली हो रहा है, वो भी एक ही सेक्टर में हो रहा है, दैट इज द रियल एस्टेट सेक्टर। आप किसी इंडस्ट्री की बात करो या किसी ज्वेलर की बात करो या किसी कपड़े के व्यापारी की बात करो, सभी लोग अपना जो कुछ भी वो कमाते हैं वो लैंड में, रियल एस्टेट में डालते हैं। तभी जबलपुर का जो रियल एस्टेट का प्राइस है वो काफी हाई है, मोर देन दैट ऑफ भोपाल और इंदौर इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ द सिटी। तो हमारा शहर का स्काई रॉकेटिंग जो रियल एस्टेट प्राइस है, वो कारण यही है कि वही पैसा इन सेक्टर्स में लग रहा है। यदि यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हो जाए इंडस्ट्रीज का, ट्रेडिंग का, तो शायद रियल एस्टेट प्राइसेस थोड़ी सी कम हो, क्योंकि वो पैसे लगाने का जो मनी सर्कुलेशन जो है वो इन सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में जा सकता है। मैं खुद IT इंडस्ट्री में रहा हूँ। एक GCC बोलते हैं जिसको, डेटा सेंटर्स वगैरह का जो काम होता है, GCC इंडिया में करीब 1600 आ गए हैं और दे आर दी हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स इन टुडेज मार्केट। आज से 20 साल पहले IT मार्केट होता था, फिर BPO मार्केट हुआ, फिर ITS, मतलब so on and so forth। अब ट्रेंड GCC के लिए हो गया। तो आई एम वेरी सरप्राइज कि जबलपुर में एक भी GCC नहीं है, मतलब एटलीस्ट मेरी नॉलेज में तो बिल्कुल नहीं है। अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा स्टोरेज में बहुत एम्पल ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं इंडिया में, और बड़े बड़े औद्योगिक समूह इन सेक्टर्स में निवेश सारे बड़े, मतलब ग्लोबल मार्केट इंडिया होता जा रहा है। तो डेटा का ही पूरा जमाना, डेटा का ही पूरा है। तो आज स्टोरेज के लिए और वेयरहाउसिंग के लिए जैसे हम लोग बात करते हैं, तो ये सेक्टर तो मैन पावर ओरिएंटेड है। इसको ना पानी चाहिए, ना इसको लैंड चाहिए, ना ये अलग सेगमेंट। वेयरहाउसिंग वाला जो लॉजिस्टिक्स वेयरहाउसिंग इज अ सेपरेट सेगमेंट। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा स्टोरेज की बात हो रही है। तो ये छोटे से छोटे जगह में भी चल सकता है। करेक्ट। तो अब जब ये जबलपुर में भी आ सकता है, पुणे में भी हो सकता है, चेन्नई में भी हो सकता है, स्किल्ड मैन पावर चाहिए होता है बस। तो इसके लिए अगर ये सब नहीं आ रहा, तो जबलपुर के लिए सच में अब वो समय आ गया है कि हम यहाँ का एक इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल मास्टर प्लान बनाए। ये पिछले मुख्यमंत्री जी के साथ जब हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, मैंने उस वक्त CM को और उनके पूरी टीम को सुझाव दिया है कि आप पूरे स्टेट का तो ठीक है, हर संभाग के स्तर का एक इकोनॉमिक मास्टर प्लान बनाइए, क्योंकि सरकारें बदलती हैं तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, अधिकारी नए आते हैं तो नई प्राथमिकताएं लेके आते हैं, तो ये निवेशक और शहर वहीं का वहीं खड़ा रह जाता है। तो ये बदलाव की स्थिति में हमारे शहर का नुकसान ना हो, हमने एक सोच, एक परिकल्पना अगर हमारे शहर में देखी है, टाइप का आपने सोचा? जी हाँ, ODOP के अलावा भी अगर आपने सोचा कि हमारा मास्टर प्लान शहर का, इंडस्ट्रियल मास्टर प्लान 20 साल, 15 साल, 10 साल का हमने बनाया, हमारे शहर में ये क्लस्टर्स होंगे, इन्हीं के पीछे पूरी मेहनत होगी, ये कहाँ बनेंगे, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, किस तरह का निवेश आएगा, और हमने इस पर स्टिक किया, तो फिर ये डिविएशन जो हो रहा है इतने वर्षों में, कि कोई चीज वर्षों लगता आने में, फिर वो खत्म हो जाती है बीच में, ठीक से पहुंचा ही नहीं, वो बंद होने की बात होने लगती है, कई बार योजनाएं खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। तो मतलब स्टेट के लेवल पे थिंक टैंक हैज टू थिंक वेरी सीरियसली कहाँ कौन सी चीज हो सकती है और करेक्ट क्या हो सकता है। यूपी को मैं देख रहा हूँ, यूपी हैज डेवलप्ड फिनोमिनली वेल, मतलब पिछले 5 साल में यूपी की काया पलट हो गई है काफी। अलीगढ़ के ताले और मुरादाबाद का सिर्फ पीतल का काम है, नोएडा पे SEZ और एक्सपोर्ट वाला हिसाब किताब, हर डिस्ट्रिक्ट का उन्होंने कुछ ना कुछ अपना वो करके और सीरियसली उसको बड़े अच्छे से जी परस्यू कर रहे हैं। खुर्जा की पॉटरी जी, MP का क्या दिखता है इसमें? अभी देखिए, आप ही बताइए कि हम एक शहर की बात करें तो शहर में जो कलेक्टर होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी, एक
सिस्टम का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। वो एक कलेक्टर एक हफ्ते में करीब करीब 40-50 मीटिंग्स लेते हैं जी। 5 दिन की वर्किंग में जी। फिर उनके काम बाहर के दौरे करना, ये करना, मिलना, वो सोशल ऑब्लिगेशन भी बहुत सारे होते हैं, कानून व्यवस्था भी होती है, सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो हम लोग किसी इतने ओवरबर्डन अधिकारी से एग्जीक्यूशन या उसकी विजन के बारे में बात नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जैसे कि स्थानीय स्तर पर एक संगठन ऐसा होना चाहिए, जैसे प्राधिकरण हैं। अब हमारे यहाँ महाकौशल विकास प्राधिकरण बनाया गया, जिसका बजट शुरू में सिर्फ मात्र 2 करोड़ दिया गया कि महाकौशल का विकास करेगा। अब इस तरह के प्राधिकरण बना के क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल हुआ। बुंदेलखंड भी बना, विंध्य भी बनाया गया, कुछ हासिल नहीं हुआ। तो क्षेत्रीय स्तर पर उद्योग व्यापार विकास प्राधिकरण बने, उसका एक सीईओ हो जो IAS ऑफिसर हो, उसका कोई अध्यक्ष होना चाहिए। तो सिर्फ बिजनेस की बात करें, सिर्फ इंडस्ट्री, बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, बिल्कुल जी, इकोनॉमिक्स, इन सब चीजों के बारे में बात करें। हम डेडिकेटेडली एक अपना विंग क्रिएट करें जो सिर्फ आर्थिक विकास की बात कर रहा है, पूरा टाइम उस पर फोकस दे रहा है। तो हम लोग शायद अपनी रफ्तार को बढ़ा सकते हैं। अभी सच में एक प्रशासनिक अधिकारी से इतनी ज्यादा उम्मीदें रखना शायद तर्कसंगत नहीं है। वो तो एक इंसान ही है ना, वो भी इंसान कितना है, कहाँ तक मेहनत करते हैं। तो उन लोगों से बहुत उम्मीदें हम लोग नहीं कर सकते। वो अपनी तरफ से भरसक प्रयास करते हैं कि अच्छे से अच्छा करें, लेकिन समय नहीं होता इतना। तो ऐसे डेडिकेटेड हमारे हाउसेस हों जो कि इस फोरम्स में, अनेकों फोरम में अपनी बात करें। भारत की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, डिपेंडेंस ऑन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू हमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत हाई हो रहा है। आज की डेट में IIT वालों को भी जो पास आउट हो रहे हैं उनको भी जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है। हमारे पूरा मतलब देयर नॉट जॉब्स। अगले 3-4 महीने में ऐसा लोगों का प्रेडिक्शन है वर्ल्ड ओवर की US इज एंटरिंग इलेक्शन एंड US इज ऑल्सो एंटरिंग इनटू रिसेशन। जैसी रिसेशन की बात होती है, सीधा हमारा जो टॉप क्लास सॉफ्टवेयर का मार्केट है, जो पिछले कई सालों मतलब 2008 लेमन क्राइसिस के बाद रिसेशन अगर अभी आता है तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट की तकलीफ बढ़ेगी, पैसे की वैल्यू और तकलीफ होगी। मतलब हम वी आर पॉसिबली फेसिंग अ फ्यूचर चैलेंज, और हमारे यहाँ इकोनॉमिक मैनेजमेंट का हिसाब किताब बहुत अच्छा नहीं है। तो मैं तो कई बार देखता हूँ तो मुझे चिंता होती है यहाँ की यूथ देख के और MP की पॉलिसी देख के। मुझे इंदौर का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, इंदौर में भी सर्कुलेशन ऑफ मनी बहुत अच्छा, लेकिन जब जबलपुर को मैं देखता हूँ, चूँकि मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे बड़ा ओपन सिस्टम यहाँ का नहीं दिखता है। क्या क्या चेंजेस आप प्रपोज करना चाहते हैं? ये जो आप मैंने विषय रेज किया, ये दर्शाता है कि आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत चिंतन मनन करते हैं, क्योंकि ये ऐसा सवाल है जो किसी मंच पे डिस्कस नहीं होता जी। और आज इसको सोचने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप जब थोड़ा पीछे मुड़ के देखेंगे, जब नोटबंदी हुई या नोटबंदी के पहले, जब उसके पहले रिसेशन आया हुआ था, तो भारत में या जबलपुर में इसकी मार बहुत ज्यादा नहीं पड़ी। जबलपुर में मार बहुत ज्यादा नहीं पड़ी। करेक्ट। कारण ये था कि हम लोग में, भारतीयों में प्लस जबलपुर में चूंकि खर्चे कम हैं, तो जोड़ने की प्रवृत्ति हमारे यहाँ बहुत रही है। तो हम लोग पैसा जोड़ के चलते हैं और कम खर्चों में अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में खर्चा करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई, क्रेडिट कार्ड सिस्टम बहुत हो गया, इंस्टेंट लोन का सिस्टम बहुत हो गया, इंस्टेंट लोन्स आ गए, सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। आज लोग बहुत बेतहाशा, जितनी इनकम है लगभग उतना खर्च हर किसी का 1 या 2 गाड़ी है और सब EMI पे चल रही है, घर EMI पे चल रहा है, क्रेडिट कार्ड EMI पे चल रहा है, 50 लोन लेना, टीवी लेना, मोबाइल लेना, तो तुरंत ऑन द स्पॉट जैसे मनी सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा तो घर डिस्टर्ब होने लगेगा। हाँ, अब ये बात आ रही है कि अगर ये सेशन में आके जब ये वसूली सख्त होने लगेगी और इनकम आपकी ग्रो नहीं करेगी, तो ये जो बबल है ये फटेगा और दिक्कत होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। तो युवाओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अपने एक्सपेंसेस को लिमिटेड करें, और जो हमारे घर की व्यवस्थाएं रही हैं वर्षों से, जो आदिकाल से रही हैं, बड़े बुजुर्गों ने जो समझाया सिखाया है, उसका पालन करें। अपनी इनकम के अनुरूप उसको खर्चे रखें, और डिस्प्रपोर्शनेट हम अगर चादर के अंदर रहें तो अपने एक्सपेक्टेशन को थोड़ा ठीक ठाक कंट्रोल करके चले। वापस आ रहा हूँ मैं फैक्ट्री वाली बात जो मैं आपसे कर रहा था। यहाँ पर कितनी फैक्ट्रियाँ हैं और किस चीज़ की ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हैं, या मतलब मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन से रिलेटेड, या इवन फॉर दैट मैटर सर्विस इंडस्ट्री? देखिए, यहाँ पे शहर में, जबलपुर शहर के अंदर में
आधारताल और रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है। हरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है सिहोरा के पास, वो भी जबलपुर जिले का हिस्सा है। और एक उमरिया डुंगरियम इंडस्ट्रियल एरिया है, वो भी चरगवा रोड पे है। इस तरह से हम लोग बात करें तो 4 इंडस्ट्रियल एरिया हमारे शहर में कार्य कर रहे हैं। रिछाई में लगभग 450 इंडस्ट्री हैं, आधारताल में करीब 150 इंडस्ट्री हैं, और उमरिया डुंगरिया में ये फिगर करीब 100 के आसपास है, और हरगढ़ में भी लगभग 100 के आसपास है। तो ये जो टोटल इंडस्ट्रीज हैं, ज़्यादातर इसमें फैब्रिकेशन का काम बहुत ज़्यादा होता है, पीवीसी पाइप्स बनाने का काम बहुत होता है। फूड पार्क में नमकीन के, नूडल्स के, कुरकुरे जैसे प्रोडक्ट्स के उनकी यूनिट्स हैं, वहाँ काम हो रहा है। अभी हम लोग गारमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। गारमेंट में करीब 550 उद्योग इंडस्ट्री गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट में काम यहाँ पे कर रहे हैं, वो अलग सेक्टर हो गया। तो इस तरह के यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन तो हुआ है, पैकेजिंग भी बढ़ी है आजकल। साइलो बैग्स की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है, कई प्लेयर्स उसमें भी आ गए हैं। फूड प्रोसेसिंग इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग सेक्टर, थ्रस्ट सेक्टर। तो इसमें लार्ज स्केल पे, चूंकि हमारे यहाँ ओडीओपी में 1 जुलाई को उत्पाद में हरा मटर है, तो अभी हम लोग ने ये प्लान किया है कि दिसंबर के महीने में, 2 वर्ष पहले जब कोविड के समय हम लोग ने हरा मटर का एक फेस्टिवल किया था, तो इस बार भी दिसंबर के महीने में अपने शहर के मटर को प्रमोट करने के लिए एक हरे मटर का फेस्टिवल किया जाएगा। मटर के व्यंजन तरह तरह के बनेंगे। कल्चूरी में हुआ था? नहीं, ये कल्चूरी में मेन इनका सेंटर था, और लेकिन शहर के तमाम रेस्टोरेंट्स में ये फेस्टिवल हुआ था। सबने अपने अपने ढंग से मटर के अलग अलग व्यंजन बना के लोगों को खिलाए थे। तो कोशिश ये है कि हरे मटर में निवेश को आकर्षित किया जाए। अभी फ्रोजन मटर 3 महीने का काम होता है, लेकिन वो इंडस्ट्री को 9 महीने भी सस्टेन करना है। करेक्ट। तो उसके लिए वो आलू के प्रोडक्ट्स बना ले, वो टमाटर के प्रोडक्ट्स बना ले, डिहाइड्रेट वेजिटेबल्स में चला जाए। तो ये जो सेक्टर्स अभी ग्रो कर रहे हैं, इसके लिए भी युवा बहुत सारे आते हैं हम लोग के पास डिस्कस करने के लिए। तो उनसे मेरा सिर्फ यही कहना होता है कि गूगल करके वो जो स्टडी करके आते हैं, उसको एक यथार्थ के तौर पर देखने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उस सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेड फेयर्स को जरूर देखें, उनमें जाएं, टेक्नोलॉजी देखें, मार्केटिंग देखें, उनके प्रोडक्ट्स देखें, पैकेजिंग देखें, और कहाँ का उनके बायर्स हैं वो समझें, और फिर एक मन तैयार करके वो उद्योग लगाने की बात करें। क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग, जो थ्योरेटिकल या हम विजुअल्स में देखते हैं, उससे इंपॉर्टेंट होता है हम उससे कनेक्ट करें सेक्टर के साथ में। सभी सेक्टर्स में निवेश आ रहा है अलग अलग ढंग से। यहाँ पे एक बहुत बड़ी हम लोगों ने परिकल्पना की थी करीबन 3 से 4 साल पहले, फिल्म सिटी की भी जी। तो फिल्म सिटी के करीबन 500 एकड़ में फिल्म सिटी बनाने का प्लान है, और एक बड़ा आयोजन हम लोगों ने यहाँ पे किया था, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री लोग आए हुए थे। शूटिंग्स होने लगी हैं, वेब सीरीज की शूटिंग्स होती हैं, और लोकेशंस बहुत अच्छी हैं, साइट सीइंग हमारा बहुत अच्छा है। तो और ये बड़ा एम्प्लॉयमेंट ड्रिवन एक इंडस्ट्री है। यहाँ पे लोग भी इस तरह के हैं हमारे शहर में, जो कि नाट्यों में या थिएटर में से बहुत सारे जुड़े हुए हैं, रंगमंच से बहुत सारे लोग, जी हाँ, विवेचना और जी हाँ, कई और जो इस तरह के मंच हैं जहाँ लोग जुड़े हुए हैं। तो उनकी भी ये इच्छा रहती है कि कोई इस तरह की हो। लेकिन भोपाल में बहुत ज़्यादा शूटिंग्स होती हैं, भोपाल बहुत आगे जा रहा है इसमें, इंदौर में भी हो रही हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्म सिटी के लिए भी एक सोच इसमें हम लोगों ने रखी हुई है। पर फिल्म सिटी जबलपुर बनाने की बात चल रही थी, एमपी का फिल्म सिटी जबलपुर बनाने की बात चल रही है, या इस रीजन की फिल्म सिटी जबलपुर बनाने? स्टेट की एक्चुअली कोई अलग से फिल्म सिटी नहीं है, लेकिन ये चूंकि रीजनल लेवल पे ही होता है ये। करेक्ट। तो जबलपुर में बरगी के पास में एक लैंड आइडेंटिफाई किया गया है, करीबन 500 एकड़ है वो जी। लेकिन अब इसमें ये बात आ रही है कि इसका जो क्वांटम ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो सरकार अपना अंश तो लैंड के तौर पे सब्सिडाइज रेट पे दे सकती है, लेकिन कोई अच्छा निवेशक मिलेगा जो कि इस चीज को समझे और इसको एक रामोजी फिल्म सिटी टाइप इस तरह का एक सेंटर जैसा क्रिएट करे। तो इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर को ढूंढने। जी हाँ। तो कभी भी कोई ऐसा सेक्टर मुझे मेरे इसमें जहन में नहीं आ रहा है कि जो सेक्टर अभी अनटच्ड हो। जबलपुर में प्राय हर सेक्टर में काम हो रहा है, और फूड आपने बताया, फिल्म बताया आपने, जी, है ना। नवाचार बहुत है, इनोवेटिवनेस बहुत आ रहे हैं लोग करने के लिए, और बड़ा देख के बहुत प्रसन्नता होती है कि वो सोच रहे हैं कुछ अच्छा
बड़ा करने का सोच रहे हैं, क्योंकि अब जो आपकी जनरेशन है, यदि उनके पूर्वज ट्रेडिंग में रहे हैं, चाहे वो कपड़े का काम कर रहे हो, चाहे किसी अन्य चीज में हो, यंग जनरेशन इंडस्ट्री में जाना चाह रही है। करेक्ट। तो इंडस्ट्री जाना चाह रही है, सर्विस इंडस्ट्री में भी। और सर्विस इंडस्ट्री में हमारे शहर में रिसोर्ट्स हो, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, इस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं। तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो कि आइसोलेटेड हो, सभी सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट आया है और वो बड़े स्तर पे भी आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ बात वही आती है कि जब तक हम बहुत मेगा इन्वेस्टमेंट्स नहीं देखेंगे अपने शहर में, तब तक वो साइज एंड स्केल नहीं देखेगा। जी हाँ, अपेक्स लेवल इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं आएगा तब तक शहर की फिजा नहीं बदलेगी। उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हजारों करोड़ की कोई इंडस्ट्री आए और वो अपना काम यहाँ पे करे, और जिससे लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। और तो जब तक स्टेट पूरा एग्रेसिवली परस्यू नहीं करेगा और लोगों को यहाँ भेजने का एक कोई इंसेंटिव नहीं देगा कि भाई जबलपुर का जब तक उत्तर प्रॉपर नहीं मिलेगा, तब तक कोई बड़ी कंपनी, यू नो, एनी ऑफ दी लार्जर फर्म, अगर आप टॉप 10 यहाँ देख लो, चाहे वेदांता देख लो, टाटा बिरला, अंबानी, किसी को भी देख लो, नन ऑफ इट इज देयर टुवर्ड्स द एमपी। मतलब इंदौर साइड में प्रेजेंस है, शेडोल में वो कुछ कर रहे हैं, भोपाल में कुछ कर रहे हैं, पर जबलपुर साइड में कोई ऐसा मेगा प्लेयर नहीं आया विद मेगा इन्वेस्टमेंट। दुर्भाग्य इस बात का है, जैसे जबलपुर डिफेंस सर्किट में है, आज जबलपुर कटनी इटारसी ये ऑर्डिनेंस का सर्किट है हमारा। तो डिफेंस की मध्य प्रदेश की नीति भी है और ये घोषित भी हो चुका है कि जबलपुर में डिफेंस पार्क, डिफेंस क्लस्टर बनना चाहिए। लेकिन जब बात होती है कि यहाँ पर डिफेंस की कोई इंडस्ट्री लाया तो वो पीतमपुर की बात होती है, पीतमपुर में लगना चाहिए, कभी बात आती है ग्वालियर में लगना चाहिए। तो ये जो भोपाल में बैठ के जो निवेश को आकर्षित करने के जो हमारे विभाग हैं और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उसको ही मन में लाना होगा कि एक बार बस वो जबलपुर को थोड़ा सा आगे उठाने की सोचे, थोड़ा सा भेदभाव ना हो जी। तो अगर एक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ आती है तो अपने साथ कई को लेके आएगी, तो दरकार सिर्फ एक ही है। अगर मिल जाता है तो फिर वो ग्रोथ असीमित हो सकती है हमारे शहर की। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कंसोलिडेटेड वे में हमारा इकोसिस्टम जो है बहुत सपोर्टिव है। बस अगर इच्छा शक्ति अगर आ जाए किसी के अंदर में, हमारे नेतृत्व के अंदर में, तो वो शायद बहुत अच्छे से इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। थोड़ा सा आपसे कुछ चर्चाएं और करते हैं। सबसे पहले तो ये कि दर्शकों को थोड़ा सा बताइए कि आपका ये सब, आप रेलवे, मेडिकल, हॉस्पिटल, जमाने भर का काम पिछले 25 साल से कर रहे हैं, तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? इतना आप सोच कैसे लेते हैं? What drives you? जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने अच्छे सवाल किए और आप भी लगता चिंतन मंथन करते हैं, पढ़ते हैं बहुत हैं जी। तो ये जब तक आपको व्यवस्था सुधारने के अंदर में एक आग नहीं होगी, जिस शहर में आप पले बड़े हो, पैदा हुए हो, उस शहर को बढ़ाने का आपके अंदर में अगर सोच नहीं होगी, तो वो ही है जो ड्राइव करती है इन चीज़ों को। और हम लोग सिर्फ मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे शायद जबलपुर में जो कि शहर हित के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, करना चाहते हैं। और कई बार ऐसा नहीं है कि हमारा जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो कोई गलत कदम उठा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कम से कम जनप्रतिनिधि को इतना होना चाहिए कि अगर वो कोई निर्णय ले तो उसमें स्टेक होल्डर्स को या जिनके पास विजन है उनको इन्वॉल्व जरूर करें। आज क्या होता है कि हम कोई चीज़ बनाते हैं, उसके बाद उसको तोड़ते हैं कि गलत बन गई। ऐसे शहर में ढेरों एग्जाम्पल हुए हैं कि लगता है कि व्यवस्था गलत हो गई है, ये नहीं बनना चाहिए था, लेकिन बन गई, करोड़ों रुपए लग गया, लेकिन उसका यूज नहीं है। चाहे हमारे हाट बाजार हो, चाहे हमारा वन कंपनी वाली जगह हो वहां पे हो, चाहे हमारे ऑडिटोरियम्स हो, और इस तरह की बहुत सारी चीजें कई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस वगैरह जो अनयूज्ड हैं, अनयूटिलाइज पड़े हुए हैं। आज स्मार्ट सिटी के नाम पे शहर में बहुत कुछ खर्चा किया गया। आज राजा गोकुलदास धर्मशाला जो इंदिरा मार्केट वाली है, वो हेरिटेज बिल्डिंग है, और उसमें आपने संचालन करने के लिए आप 3 से 4 टेंडर वो निकाल चुके हैं, कोई उसमें बिड करने आया नहीं क्योंकि रेट्स आपने बहुत ज्यादा हाई रख दिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को के लिए 4 से 5 कॉल हो चुके हैं, दोनों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए, वहाँ कोई नहीं आ रहा, स्टेडियम के लिए कोई नहीं आ रहा। ये क्या दर्शा रहा है? ये भी बड़ा एक विडंबना है इस पूरी सिचुएशन में कि स्पोर्ट्स की जरूरत भी है आज की डेट में। स्पोर्ट्स इज बिकमिंग करियर। कितने यंग लोग हम देखते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छा, मतलब दे आर डूइंग अ गुड ग्रोथ किसी भी एरिया में, चाहे बैडमिंटन हो, चाहे
मनु भाकर टाइप का टैलेंट जी। कोई बहुत बड़ी एकेडमी से नहीं आए नहीं हैं है, ये शूटिंग कहीं ना कहीं छोटी छोटी जगहों से आए हैं और बिल्कुल। अपने कहीं 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 करके पहुंच गए। एमपीए भी थोड़ा इन सब चीजों में पीछे है, और जो हम प्रोत्साहन दे रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत सारे लोग नहीं है, जी। है ना। तो ये जो आपने बात बोली है कि ये विडंबना है कि ये सब क्यों यूटिलाइज क्यों नहीं हो पा रहा है, ये कहीं ना कहीं हमको कमर्शियल एंगल को थोड़ा सा पीछे रखना होगा। अगर बिडर्स लोकल नहीं मिले तो बाहर के भी नहीं मिल रहे, तो बिडर्स ही नहीं रहेंगे तो वो चीज जो है अपने एक्सपेंसेस को लेकर बढ़ी रही आगे, और उसमें कोई उसका दोहन भी नहीं हो पा रहा है उस निवेश का। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें कमर्शियल एस्पेक्ट को, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो चाहे नगर निगम हो, छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए, और उसको हमने लोगों को देना पड़ेगा कि अगर कोई नहीं मिला तो उन संस्थाओं को दे दो जो स्पोर्ट्स का काम करती है, कि वो चलाएं और चला के सर्टेन एक राशि स्मार्ट सिटी और नगर निगम को दें, बजाय इसके कि वो अर्नेस्ट मनी जमा करे, ईएमडी अपना दे और लाखों रुपए लगा के फिर वो चलाए। जो यूटिलिटी बन गई है, जो कॉस्टिंग लग गई, उसका कुछ तो यूटिलाइजेशन हो, नहीं भी हो रही तो यूटिलाइजेशन तो अभी तो वेस्ट पड़ा हुआ है, मतलब ताले लगे हुए, धीरे धीरे डिग्रेडेशन हो रहा है, बिल्कुल, है ना। तो इसमें पर्यटन की लाइन में भी आपने काफी समय गुजारा है, आपका ये सारे बॉडीज में भी रहे हो, ट्रैवल एंड टूरिज्म, होटल के उसमें क्या एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, ये सेक्टर ने बहुत ग्रो किया है, क्योंकि हमारा शहर में जो नेचुरल साइट सीइंग बहुत अच्छी है, और हमारे पास में 200 किलोमीटर की पेरिफेरी में नेशनल पार्क्स हैं, तो नर्मदा जी की कृपा से बहुत कुछ यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य है। तो ये सब में हम लोग ने, मुझे इस बात की बड़ी बेहद प्रसन्नता है, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत अध्ययन किया कि पर्यटन ऐसा क्षेत्र है जिसको कभी भी उद्योग का दर्जा नहीं दिया गया, और पर्यटन सबसे ज्यादा एक रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और पर्यटन सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन एंड पर्यटन, ट्रैवल एंड टूरिज्म। तो इसका शुरुआत एक स्टेशन में ऑटो वाले और टैक्सी वाले से शुरू होती है, और एक बड़े होटेलियर तक जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारे लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में रहते हैं। जी। तो इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किए, और फिर एक प्रेजेंटेशन दिया मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री को कुछ वर्षों पूर्व, कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाए। तो उन्होंने इस बात को स्वीकारते हुए कुछ महीने बाद एक ऑर्डर निकाला, और पर्यटन नीति नई बनी मध्य प्रदेश की, और अब जितने भी ये होटल्स हैं, जितने भी रिसोर्ट्स हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, उनको वो सारे सॉप्स और सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो किसी इंडस्ट्री को मिलते हैं। तो मुझे ये, चूंकि मेरा खुद का ब्रेन चाइल्ड था, तो मुझे इसमें लगा कि ये मेरा अचीवमेंट है कि हम इस सेक्टर के लिए कुछ कर पाए। और आज इतने सारे होटल्स अब शहर में जब आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक शहर के विकास के लिए एक सहायक सिद्ध होंगे। और पर्यटन को लेकर आज भी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि हम जबलपुर का सर्किट बनाना चाहिए। आज जबलपुर शहर में टूरिज्म सर्किट की बात कर रहे हैं, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। मान लीजिए कोई पर्यटक हमारे शहर आता है, या वो फ्लाइट से आए या ट्रेन से आए या बाय रोड आता है, तो वो जिस जगह जाता है वहां उसको अलग अलग बातें बताई जाती हैं। कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि उसको वही 2-4 स्थान बताएंगे, या दिन भर का एक टूर बता देंगे कि आपको यहाँ हम लेके जाएंगे, लेकिन कहीं से भी वो एंडोर्स्ड नहीं है सरकार का, या डिसऑर्गेनाइज्ड है, जिसको जैसा हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड है। और लोगों को अपने अपने हिसाब से वो लोग कस्टमाइज कर लेते हैं। शहर के लिए, जबलपुर दर्शन के लिए नियमित तौर पे एसी बसेस चलनी चाहिए, जो कि एक स्थान से चले और उसी रात को उसी स्थान पे आप उनको वापस लेके आओ। ओवरनाइट स्टे के लिए पाइली, बरगी, इस तरह के स्थान चयन करना चाहिए, जिससे कि भेड़ाघाट जैसी जगह का चयन होना अच्छी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद हम वेल ऑर्गेनाइज नहीं है, बिल्कुल नहीं कर पा रहे, क्योंकि हॉप एंड ऑफ सर्विसेज टाइप की नहीं हो, लेकिन आप टूरिस्ट बसेस तो आप चला सकते हैं, जो कि आपके पास बहुत सारी हो सकती है, हर शहर में होती है। छोटी छोटी बसेस भी जी हाँ, ये कोई जरूरी नहीं कि आपको बड़ी बड़ी चाहिए आपको। जी, तो सर्किट शहर का अलग से बनना चाहिए, जिसमें कि पर्यटक आए तो जबलपुर में 2 रात या 3 रात गुजार सके, क्योंकि वो फिर आगे, क्योंकि ये डेस्टिनेशन हॉप ओवर डेस्टिनेशन बन गया है, ये इन ट्रांजिट डेस्टिनेशन बन गया हमारा शहर, जिसको बांधवगढ़ जाना, पेच जाना, कान्हा जाना, तो वाया जाना तो चला जा रहा है। तो हमें इन ट्रांजिट नहीं, हमको मेन डेस्टिनेशन बनने की ड्राइव होना चाहिए। हम यहाँ इसलिए पर्यटन में बहुत सारे चेंजेस, बदलाव हम लोग देख रहे हैं कि हो रहे हैं, और नीतियां बन रही हैं,
लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हो रही है कि शासन बात को सुन रहा है और ओपन माइंडेडली सुन रहा है, रिसेप्टिवनेस है। भले वो आपकी बात कम मानी जाएगी, ये भविष्य के गर्भकाल में है, लेकिन वो शासन बात सुनता है। और पहले ये चीज का एक गैप था बहुत ज्यादा, पर अब ये शासन सुन रहा है, थोड़ा बेटर रिसेप्टिव हो गया। जी हाँ, केंद्र शासन सुन रहा है और पब्लिक डोमेन में सब चीज जारी है। तो उनको भी लग रहा है कि ये सुझाव हम आमंत्रित करें, उनमें से जो बेस्ट क्रिएटिव सजेशन है उनको इनकॉर्पोरेट करें। तो स्टेट हो या सेंटर हो, सब जगह ये चीज आ रही है कि लोग सुझाव देते हैं। अब इससे कुछ फर्क व्यवस्था में पड़ता है। आप इतनी सारी जगह इन्वॉल्व हैं जी, घर वालों को शिकायत नहीं होती आपसे? नहीं घर वालों को शिकायत समय की जरूर होती थी, तो मैंने अभी कोशिश किया है कि अपने दिन को स्टार्ट जल्दी लूँ। और चूंकि रात को लेट अक्सर होता है, कुछ इस तरह के मेरे व्यापार भी हैं जहाँ पे मुझे थोड़ा लेट रात में भी होता है, तो कोशिश रहती है कि सुबह का स्टार्ट जल्दी लें। लेकिन ये है कि एक बात बहुत जो दिल के करीब है वो ये है कि अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली को समय ज़रूर देना चाहिए। और मन में जब कभी ये अफसोस रहता है कि मैंने अपने फादर को समय नहीं दिया, अपने कामों में बिजी रहे, सब रहे, तो वो एक आजीवन एक वेदना पीड़ा रह जाती है। तो जितना हो सके अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को सपोर्ट करें, टाइम दें उनको और क्वालिटी टाइम दें। आजकल मोबाइल लेके अगर 4 लोग बैठे हैं तो चारों के हाथ में मोबाइल रहता है, सब एक साथ हैं भी और नहीं है। तो वो क्वालिटी टाइम की बात अगर करें तो इंटरेक्टिव होना चाहिए। जैसे आपके साथ मेरा इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है जी। तो हम लोग को आपको मुझे दोनों को लग रहा है कि हाँ, आपके अंदर भी वही पीड़ा है, तड़प है जो मेरे अंदर में है। हम अपने शहर के लिए, हम अपने सिस्टम के सुधार के लिए करना चाहते हैं, मतलब पहले से करना चाहते हैं। जी हाँ, आज भी करना चाहते हैं, पहले भी करना चाहते हैं और जब तक हो सके आगे भी करना चाहेंगे। तो विजन तो वही है जी। तो समय, इसमें समय जाता है बहुत, बिल्कुल जाता है। तो अब जो समय जाता है तो वो 24 घंटे में से आप कुछ घंटे अपने फैमिली से निकालते हैं, कुछ घंटे आप अपने व्यापार से निकालते हैं, कुछ घंटे आप अपने दोस्तों से निकालते हैं और वो जाके आप समाज को देते हैं। तो ये व्यवस्था का हिस्सा है। इसमें कोशिश करते हैं कि किसी समय जब तराजू का पलड़ा कहीं भारी हो रहा हो तो उसको कम करके दूसरे का पलड़ा ठीक कर दे। तो बैलेंसिंग का जो एक्ट है ये एक होता है जिसको कोशिश करनी चाहिए। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको डिसीजन मेकिंग और उस तरह की पावर मिले तो व्हाट विल बी योर विजन फॉर जबलपुर फॉर नेक्स्ट 5 years? जबलपुर के लिए यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैफिक मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करना, 3 प्रमुख प्राथमिकता होंगी। ये 3 में सब कुछ कवर हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे शहर का इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। अभी आप लोग देख रहे हैं कि सड़कों का क्या हाल है, चाहे हाईवेज देखें चाहे शहर की सड़कें देखें। तो कहीं ना कहीं ये सिस्टम भी सुधरना चाहिए कि जब कोई एक टेंडर की प्राइस से लोग 25, 30, 36% नीचे बिलो जब रेट कोट करते हैं तो क्या क्वालिटी देंगे? संभव ही नहीं है। जी हाँ, फिनिश प्रोडक्ट देख रहे हो ना आप, उसके सामने क्या हो रहा है? समय क्या हो रहा है? अब उन्होंने क्या किया है कि नया नियम निकाला है प्रदेश शासन ने कि जो लोग लोअर बिड करेंगे तो उनके लिए उनके लायबिलिटीज भी ज्यादा होंगी, उनको EMD भी डबल देनी होगी, उनकी लायबिलिटीज ज्यादा होंगी। लेकिन उसके बाद भी आप सोचिए इतने कम रेट पे कोई कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रहा है तो क्या क्वालिटी देगा? तो इस पे भी बहुत मंथन की आवश्यकता है। रोड को सुधारना बहुत ज़रूरी है, ट्रैफिक को नियमित करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये बाहर के लोगों के मन में बड़ा गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है कि शहर का बेतरतीब यातायात चल रहा है, बहुत हाईली क्योटिक है। और निवेश आकर्षित करना, अगर ये कभी ईश्वर की कृपा से कभी इस तरह का अवसर मुझे प्राप्त होगा तो ये चैलेंज 5 साल में रहेगा कि शहर का एक बहुत बड़ा वातावरण बदल सकूं। इसके लिए 5 साल बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय में अगर अच्छा शक्ति है, विजन ज्यादा चाहिए होता है। 5 साल बहुत लंबा टाइम पता नहीं चलता कब। जी हाँ जी। जब छोटे छोटे शहर हमारे 17 भी हैं, रीवा भी हैं, इस तरह के कम वर्षों में भी बहुत ग्रो कर गए तो इससे विजन की वजह से ही हुआ है। कटनी हमारे से आप देख सकते हैं, कटनी की भी विकास को देखें आप, तो वो यात्रा जो विकास की है विजन से ताल्लुकात करती है। जी बिल्कुल, अगर विजन रहेगा तो सब चीज इजीली आप अचीव कर सकते हैं। मोदी जी बात कर रहे हैं 2047 का विजन 2047।
सेम अप्लाइज टू जबलपुर, विजन 2047 जी फॉर हाँ। जबलपुर। उस वक्त यही बात आ रही है जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि मास्टर प्लान हमारा जो होता है वो वर्षों आगे का होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जरूर है। और उस पर स्टिक करना चाहिए। Correct. कि जैसे शहर का मास्टर प्लान बनता है कि कहाँ ग्रीन बेल्ट होगा, कहाँ इंस्टीट्यूशनल एरिया होगा, कहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज होंगे। इस तरह से अगर हम निवेश का मास्टर प्लान बना लेते हैं तो उससे हमें फिर डगना नहीं है, हमें फिर उस पर स्टिक करना है। ये कुछ बेसिक्स हैं, बहुत कोई रॉकेट नहीं है, साइंस नहीं है, बहुत बेसिक्स हैं। हर किसी के अंदर में जो सक्षम अथॉरिटी हो उसको इस ढंग से काम करने की आवश्यकता बस है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। दोस्तों, आपने देखा कि हमारे बीच में एक ऐसे गेस्ट थे, एक हमारे, ये हैपेंस टू बी माय फ्रेंड ऑल्सो, कि जो बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं जबलपुर के बारे में, जिन्होंने जबलपुर को बहुत क्लोजली देखा है, पहले से देखा है, एक आगे का रोड मैप इनके दिल दिमाग में। ये रोज़ किसी ना किसी एक्टिविटी में बिजी होते हैं, सामाजिक, सोशल, जबलपुर, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप की दुनिया, हर जगह एंगेज्ड है। बड़ा अच्छा एक्सपोजर है इनसे, आप इनको देखिए, इनको सुनिए। हमारी फिर इनसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ में। आप देखते रहें शुद्ध लोकल बिजनेस। थैंक यू।